अस्सलाम वालेकुम। कहानियत में आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक कंप्लीट नावल आप सब के लिए जिसका नाम है दश्ते इम्कान, राइटर आलिया बुखारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी का आगाज़ करता है। वसी अहाते में हरे शामियाने सुबह ही ताने जा चुके थे। हर शख्स पर सारा दिन सख्त मसरूफियत तारी रही। मेहमानों को उठाने, बिठाने, खिलाने का इंतज़ाम, कौरमा बिरयानी की देगों का हिसाब किताब, बावर्चियों से मगज़मारी। इस बार नए पकाने वाले थे, उन्होंने दौड़ाया भी खूब। कभी ये दो, कभी वो दो। ला कहा था कि पकाने के सामान का बंदोबस्त ही नहीं करने दें, मगर बड़े मामू कहाँ सुनने वाले थे। सारे के सारे बेईमान 15 किलो की देग में 12 का सामान डालेंगे। देख लेना ईमानदारी रह कहाँ गई है। दिलों पर तो मोहरें लग चुकी हैं, और जो एक मोहर खुद उनके दिल पर बरसों पहले लगी थी, इसे याद दिलाने की किसी में जुर्रत नहीं थी। खाने का दौर जारी था। कौरमा बिरयानी के साथ मुख्तलिफ परफ्यूम्स की मिली जुली महक फ़ज़ा में उड़ रही थी। औरतों के शामियाने से उठता शोर, बच्चों की भाग दौड़, देगों पर बार बार बजता ढक्कन। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लड़के गर्मा गर्म डिशें उठाए शामियानों में आ जा रहे थे। इन औरतों के पास ऐसे कौन से मौजू होते हैं जो ये बोलते नहीं थकती हैं। ख़वातीन के शामियाने में ख़ातून को पानी का गिलास पकड़ाते हुए सानिया ने सोचा। इतने शोर में एक दूसरे की बात को बखूबी समझ लेना भी कमाल था। कई बार तो यूं ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर सर हिलाया जाता है। एकदम ज़ोर का छनाका हुआ। सामने वाली टेबल पर से एक बच्चे ने बिरयानी की प्लेट उल्टी थी। चावल और प्लेट के टुकड़े ढेर की सूरत में फर्श पर थे। पल भर के लिए खामोशी का वक्फा हुआ। फिर सूरत हाल को समझते ही दोबारा वही सरगर्मियाँ शुरू हो गईं। आसपास बैठी चंद औरतों ने हदायतनामा जारी करना अलबत्ता अपना फ़र्ज समझा। एक तरफ हो जाओ, कहीं कांच ना चुभ जाए, ज़रा बुलाओ किसी को, ये उठाए यहाँ से, वगैरह वगैरह। शादा और मस्कीन इसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इधर उधर फिर रहे थे। फ़ौरन मुस्तैद हो गए। देखें, ये गिलास बहुत गंदा हो रहा है, प्लीज़ दूसरा मंगवा दें। एक दुबली पतली लड़की ने महीन सी आवाज़ में कहते हुए इसकी आंखों के सामने गिलास नचाया। 250-300 आदमियों के बेक वक्त खाने में गिलास का गंदा होना कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। सामने एक लंबी सी मेज़ पर धुले हुए गिलासों की बड़ी तादाद मौजूद थी। खुद भी उठकर लिया जा सकता था, मगर मेहमान बनकर बैठने का शौक़ कैसे पूरा किया जाता। सानिया ने सादतमंदी से ही फरमाइश भी पूरी कर दी। थोड़े फासले पर बुशरा और मदीहा इसी किस्म की मसरूफियात में घिरी हुई थी। 2-4 कज़न्स और भी मदद के लिए खड़ी थी। सालाना नियाज यूं ही धूमधाम से हर साल का मामूल थी। इतनी बड़ी बिरादरी को मदऊ करना कोई मजाक बात थी। सवाब के साथ साथ धाक भी बैठ जाती। सबको ही उनके घर के इस ख़ास इवेंट का इंतज़ार रहता। मिल बैठने का मौका मिल जाता। और सच्ची बात तो ये, ऐसे फंक्शन तो किस्मत से हाथ आते हैं जिनमें कुछ लिए दिए बगैर काम चल जाए। इस सारी धूमधाम के करता धरता असल में नानी और बड़े मामू थे, जिन्हें ज़रा ज़रा सी बात में नाक कटने का खदशा रहता। हालांकि पिछले चंद साल से हालात जैसे पहले जैसे नहीं रहे थे। महंगाई आसमान से बातें करती महसूस होती, पर मेहमानों की तादाद में कटौती दोनों को मंजूर नहीं थी। नानी की रिश्तेदारियां रेशम के धागों की तरह उलझी हुई थीं। और फिर ये भी था कि घर में एक छोड़ 4 लड़कियां मौजूद थीं। इनके रिश्ते आखिर इसी बिरादरी में ही तय होने थे, सो किसी को भी नज़रअंदाज किया जाना मुमकिन ही नहीं था। सानिया बाजी, एक रिश्तेदार लड़का इसे कब से पुकार रहा था। आपको नानी बुला रही हैं। इसे करीब आकर इत्तला देनी पड़ी। वो मुस्कुराकर माजरत करते हुए शामियाने से निकलकर जाने लगी तो काशान बीच में अड़ा खड़ा था। इसकी छिछोरी हरकतों से सानिया तो क्या, ख़ानदान की हर लड़की वाकिफ़ थी। नहीं थे तो बस बड़े मामू और उनकी बेगम। बीच में से हटो, सानिया ने इतनी ज़ोर से कहा कि आसपास खड़े सब ने सुना। काशान को वाकई एक तरफ होना पड़ा। शतरंजी टाइलों वाले बरामदे में नानी के चौड़े तख्त की शान ही निराली थी। संभाल कर रखा वेलवेट का भारी तख्त पोश बड़े एहतमाम से बिछा था। मैरून और काही वेलवेट के 4 गाव तकिए और उसके कवर भी दोपहर में बेचारी बिया मामी ने बिछाए थे, क्योंकि बड़ी मामी की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा भी कि सिले सिलाए कवर ख़रीद लाते हैं, पर बरसों से मुफ्त की खिदमतगार मिली हुई थी, फिर 4 पैसों का नुकसान भी क्यों बर्दाश्त किया जाता। सहबा की बेटी है, BA किया है, अब आगे पढ़ने की ज़िद कर रही है, देखो क्या बनता है। नानी को अपनी हसीन और जमील नवासी का तारुफ कराते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। घर की बाकी तीनों लड़कियों के मुकाबले में वो अच्छी लगा करती थी। अच्छा, माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी हो गई।
वो खातून जो नानी के साथ उनसे भी ज़्यादा करोफर के साथ गाँव तकिया से टेक लगाए बैठी थी। नानी के नखरई पानदान अपनी तरफ सरकाते हुए कुछ हैरत से गोया हुई। सानिया को ऐसे जुमले हमेशा बोर किया करते थे। छोटों को आखिरकार बड़ा ही होना होता है। जब तक नानी इजाज़त नहीं देती यहाँ से उठा नहीं जा सकता था। वह तख्त के कोने पर टिकी निगाहों ही निगाहों में नानी के पानदान के उजलेपन को सराहती रही। चांदी का ये पानदान बड़े अच्छे वक्तों की निशानी था और इसकी चमक दमक खालिस्तान बिया मामी के टोटकों की मरहूने मिन्नत थी। अभी कहीं बात चलाई इसकी। अपने तौर पर राजदारी बरतने के लिए उन्होंने सरगोशी करना चाहिए थी, पर ना तो इन्हें सरगोशी करना ही, ना ही ये तख्त कोई फरलांग बराबर था। 2.5 गज का फासला ही कितना होता है। सानिया भी सब सोने गई और जलाल की लड़कियों के फारिया तो बड़ी है और बाकी जो 2 छोटियों के, इनकी इंक्वायरी पूरे होने का नाम नहीं ले रही थी। नानी इसी तरह की सिचुएशन हैंडल करने में माहिर थी। बड़ी पूरे इत्माद बेनियाजी से बोली, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, कहीं मेरा दिल नहीं मानता और कहीं जलाल की मर्ज़ी नहीं बन पाती। अब देखो जहाँ किस्मत का साथ। सानिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। रिश्ते विश्ते खाक भी नहीं आ रहे थे। सारा दिन घर में ये खिचड़ी पकती रहती कि किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। बड़ी मामी को यही अंदेशा रहता कि सारी बिरादरी उनसे और उनकी बेटियों से जलने में मसरूफ़ है। अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए सानिया को मुँह दूसरी तरफ फेरना पड़ा। सामने के कमरे का दरवाज़ा इधर खुला था। रंगीन आंचलों की झलक और कहकहों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। और ये सहबा का मियाँ फिर कभी खैर खबर लेने आया? मेरा मतलब है बेटी को तो देखने के लिए आना चाहिए था। सानिया की तवज्जो फिर खुद ब खुद नानी की मेहमान की तरफ होने लगी। वो न जाने कितने अरसे बाद मिली थी, जो सारी मालूमात लिए बगैर उनके उठने का इरादा नहीं लग रहा था। वो तो कहाँ आने वाला है, अपनी कौन सी जिम्मेदारी पूरी की जो नानी को इस जिक्र घबराहट में मुब्तला कर गया। बात अधूरी छोड़कर कुछ नाराज़ी से सानिया से मुखातिब हुई, ये तुम यहाँ क्यों बैठ गई? जाकर देखो 10 काम करने के लिए होंगे। सानिया को मालूम था कि इसके अब्बा का जिक्र घर वालों को यूं ही बौखलाहट में मुब्तला कर देता है। नामालूम किस पाए के शख्स थे जो नानी और बड़े मामू जैसे दबंग लोग इनकी इतनी तवील गैर हाजिरी के बाद भी इनका नाम लेते हुए घबरा जाते थे। सानिया सामने वाले कमरे से फारिया पुकार रही थी, ये बिरयानी ज़रा गर्म करके निकलवा कर लाओ और कौरमा भी। यहाँ कोई आकर देख ही नहीं रहा कि कुछ चाहिए तो नहीं। कमरे के दरवाजे से निकल कर उन्होंने बिरयानी की आधी भरी हुई 2 डिशें सानिया को थमाते हुए नाराज़ी से कहा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले वो और बुशराई यहाँ खाना लगा कर गई थी, मगर कहने से फ़ायदा। बिरयानी ये भी कम गरम नहीं थी जो वो वापस लिए जा रही थी। वापस आई तो उंगलियाँ जली जा रही थी। ये बर्तन उठा लो। उन्होंने झूठे बर्तन समेटने का इशारा किया। इनकी दोस्तों का दूसरा ग्रुप आ चुका था। यूनिवर्सिटी की पुरानी साथी, ज़्यादातर शादीशुदा हो चुकी थी। सब अपने अपने बच्चे भी साथ लिए हुए थी। अच्छा खासा बड़ा कमरा एकदम तंग तंग सा लगने लगा। मज़ीद किसी हुक्म से बचने के लिए सानिया बर्तन समेटकर जल्दी से बाहर निकल आई। लंबे से कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर किचन था। किचन के पिछले से चंद सीढ़ियाँ एक बड़े सारे चबूतरे पर उतरती थीं। यहाँ बर्तन धोने, कपड़े धोने के अलावा और भी बहुत से काम समेट लिए जाते थे। वो बर्तन लिए नीचे उतरी तो अकेली बिया मामी बर्तनों के बड़े सारे ढेर को धोने में मसरूफ़ थी। इनके नर्म गुलाबी हाथ तेज़ी के साथ विम और सर्फ में भीगी जाली को बर्तनों पर रगड़ने में मसरूफ़ थे। लाई मामी, मैं भी आपके साथ धुलवा देती हूँ, सानिया ने कपड़े समेट कर करीबी पीढ़े पर बैठते हुए कहा। इन्हें अकेला लगा देखकर असल में से शर्मिंदगी भी बहुत हुई थी, मगर इसके इसरार पर भी वो ना मानी। सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तुम जाकर बाहर मेहमानों को देखो, ये तो मैं कर ही लूँगी। लड़के पिछले बरामदे की तरफ से मुस्तकिल बर्तन लिए चले आ रहे थे। शादा से कहती हैं कि वो बर्तन धोए, आप आकर इधर थोड़ी देर मेहमानों में बैठ जाती। सानिया कपड़ा लेकर धुले बर्तन खुश करने लगी। बिया मामी के चेहरे पर पल भर के लिए एक साया सा उभरा। दूसरे ही लम्हे अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इत्मीनान से कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बस आ जाती हूँ। ये काम जो लिए बैठी थी अभी आधी रात में भी ख़त्म होने वाला नहीं था और इन्हें यहीं बैठना था जब तक घर का आखिरी मेहमान भी रुखसत ना हो जाता। हमेशा इसी तरह होता था। आज हादी का ख़त आया है। अच्छा, वो चौंक कर इनकी तरफ देखने लगी। बिया मामी का चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। सानिया को फिल वक्त अपनी शर्मिंदगी भुलाकर इनकी खुशी में शरीक होना पड़ा। अब के तो बहुत दिन में ख़त आया है हादी का। अब उसके पेपर ख़त्म हुए नहीं, बस ख़त्म ही समझो। आज 19 तारीख है। उन्होंने उंगलियों पर हिसाब किताब लगाया। बस 24 को फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। हादी का बस जिक्र छेड़ने की देर होती थी। बिया मामी के चेहरे पर खुशियों के रंग अक्स अक्स नज़र आने लगते। ऐसे में वो इतनी खूबसूरत नज़र आने लगती कि
सानिया को इनसे तशबीह देने के लिए कोई भी शायान शान महसूस नहीं होती थी। हाँ, अक्सर ये ख्याल ज़रूर आता जबकि वो बरसों से इस घराने में है, सबसे बेनियाज, महज खिदमत गुजारी पर मामूर ज़िंदगी गुजारते हुए यूँ सबसे जुदा दिखाई देती हूँ। तो जिस वक्त महज 17 साल की उम्र में मामू से शादी करके यहाँ आई होंगी, इस वक्त क्या लगा करती होंगी। हज़ार बार की सोची हुई ऐसी बात को सोचते हुए इसे एकदम निहाल मामू का ख्याल आ गया। मालूम नहीं कोई इन्हें खाना देकर आया भी या नहीं। बिया मामी से पूछा तो इत्मीनान से बोली, तुम्हारे मामू तो बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं और इन मुरक्कन ग़िज़ाओं की तो वैसे भी इन्हें आदत नहीं है। सानिया को दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। निहाल मामू को अच्छे खानों की आदत क्यों नहीं रही थी। इस सवाल का जवाब बड़ी तल्ख सच्चाई को सामने लाता था। सानिया, सानिया, पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर से कोई लड़की इसे आवाज़ें दे रही थी। तुम्हारी अम्मी कितनी देर से तुम्हें पूछ रही हैं, जाकर उनकी बात सुन दो। वो जल्दी से खड़ी हो गई। अम्मी अगर इसे यहाँ पे बिया मामी के पास विराजमान देखती तो बिना किसी मुरव्वत के इन्हें भी लपेट में ले लेती। बचपन से अब तक कम अज़ कम ये तो अच्छी तरह जान ही चुकी थी कि इस घर में किसी को क्या मुकाम दिया जा चुका है। सामने लगे आम के दरख्तों के झुंड में से निहाल मामू के कमरे की जलती हुई लाइट झांक रही थी। सानिया भी 2 मिनट में इन्हें खाना पहुंचाने का इरादा लेकर अम्मी की बात सुनने के लिए वापस शामियाने में आई। तो फिर इसी वक्त खुलासी हुई जब सारे के सारे काम बखैर खूबी अंजाम पा गए। थक हार कर जब वो अंदर आई तो सबसे पहला ख्याल निहाल मामू का ही आया। घड़ी 11:30 बजा रही थी जिस वक्त वो एक बड़ी सी ट्रे में खाने की डिश और डोंगे सजाए निहाल मामू की रिहाइश के छोटे से पोर्शन के दरवाजे पर खड़ी थी। बेरंग दरो दीवार वाले इस हिस्से में दरवाज़ा खटखटाने की जहमत नहीं करनी पड़ती थी। सानिया भी ज़रा सा जोर देकर धकेलने के बाद दरवाज़ा अंदर दाखिल हो गई। कौन? सबीहा? निहाल मामू की आवाज़ फ़ौरन छोटे से सहन में गूंजी। सानिया जल्दी से उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम मामू, मैं हूँ। निहाल मामू अपनी पुरानी सी मसहरी पर कोई किताब खोले बैठे थे। इसे देखकर एकदम खुश हो गए। जीती रहो बेटा, आओ बैठो। चले गए सब मेहमान? जी मामू, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही रश हो गया था। अच्छा, कौन कौन आया था? बड़े इश्तियाक से पूछना शुरू हुए। आने वालों की ना कोई हद थी ना शुमार, फिर भी सानिया को जो जो याद आ रहा था बताती गई। इतने मजमा में किसी एक को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो ज़रा सी जहमत उठाकर निहाल मामू से मिलने के लिए यहाँ तक आ जाता। वो शायद ख़ुद भी किसी ऐसी ख्याल में गुम थे। ये टांगों की माजूरी ने भी कैद ही कर दिया, वरना कम अज़ कम वहाँ आकर बैठ तो जाता मैं। आप थोड़ा सा खाना खाएं, बहुत अच्छा पक्का है, मैंने अभी तक नहीं खाया। बड़ी मुश्किल से ख़ुद को समझाते हुए इसने इनका ध्यान बटाना चाहा। माजूरी के इन 10-12 सालों में वो जितने महदूद हो चुके थे उनकी बिना पर इसकी खुराक भी बहुत कम हो गई थी। मगर सिर्फ ये सुनकर कि वो भी इनके साथ खाने में शरीक होगी, वो एक बार भी मना नहीं कर सके। सानिया प्लेटें और गिलास लेने के लिए किचन में आई। इस छोटे से घर के हर हिस्से में सामान्य ज़िंदगी मुख्तसर था। हर चीज़ सामने नज़र आ जाती थी। गिलास प्लेटें उठाते हुए इसने यूँ ही चूल्हे पर रखी। पतीली का ढक्कन हटाकर देखा, मूंग की भुनी हुई दाल थोड़ी सी रखी थी। इसे याद नहीं पड़ता था कि माँ सिवा हादी के आमद के कभी निहाल मामू के यहाँ इसने रोज़मर्रा के खाने में दाल और सब्ज़ी के अलावा कुछ और पकते देखा हो। और एक बड़े मामू थे जिनका दस्तरखान एक वक्त के लिए भी गोश्त से खाली नहीं होता था। दोनों भाइयों की ज़िंदगी का तजाद बहुत कुछ जानते हुए भी सानिया का दिल कबूल नहीं कर पाता था। भूख कब की उड़ चुकी थी, मगर जिस दिल जमी से निहाल मामू के सामने मसहरी पर आलती पालती मार कर बैठी खाने की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, इससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। निहाल मामू और बिया मामी दोनों ही की बातों में चंद जुमलों के बाद हादी का जिक्र लाजमी होता था। इस वक्त भी यही हुआ। जो बातें वो इसे सुना चुकी थी निहाल मामू को टोके बगैर इसने इनसे भी पूरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए सुनी। बस अब तो खुदा करे कोई अच्छी सी जॉब हादी को जल्द से जल्द मिल जाए। इंशाअल्लाह, सानिया ने पूरे दिल से कहा। ज़रूर मिल जाएगी। इंजीनियर है आखिर, इसने कोई मजाक बात है। वो शौक़ी से मुस्कुरा दी। निहाल मामू ने एक निगाह इसके चेहरे पर डाली और फिर कुछ रुकते हुए बोले, यहाँ तो सबके लिए मजाक ही है, हादी भी और इसकी पढ़ाई भी। वो इसलिए कि यहाँ सब के सब एकदम डफर हैं, ना पढ़ाई ना काम, अपनी नालायकियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर हंसते हैं। देख लीजिएगा मामू, एक दिन ज़माना इन पर हंसेगा। और वक्त भी। खाना खाया जा चुका था। प्लेटें समेटते हुए इसने पूरे इत्मीनान के साथ पेशन गोई की। निहाल मामू भी न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे। कुछ देर हंसने वालों के लिए किसी ऐसी वैसी बात के तसव्वुर से भी घबरा जाने वाले। सानिया को 2-4 नसीहतें इस ज़ुबान में भी सुननी पड़ गईं। वो बड़े इत्मीनान से सुनती रही। निहाल मामू के पास आने के बाद इसके लिए सबसे अहम बात यह होती थी कि उनके एहसास तन्हाई को दूर करना।
اور یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا تھا جب بات سے بات نکلتی رہے۔ وہ ذرا رکے تو ثانیہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، چلے ٹھیک ہے، مگر اب کم از کم ہادی کو جاب یہیں لاہور میں کرنے کے لیے کہیے گا۔ کتنے سالوں سے بیچارہ کراچی میں ٹنگا ہوا ہے۔ جاب تو خیر اسے کراچی میں ہی کرنی پڑے گی یا پھر جام شروع۔ کمال ہے ماموں، اب مشورہ تو مرزا ہی دے گا۔ کمال ہے ماموں، ثانیہ کو سچ مچ غصہ آنے لگا۔ بیٹا آپ کا ہے، مالک بنے ہوئے مرزا صاحب کیسے دوست ہیں جنہیں آپ کی تنہائی یا آپ کی مجبوری تک کا احساس نہیں، لے کر قبضہ جما کر بیٹھ گئے۔ سب احساس ہے اسے۔ نہال ماموں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، آئندہ بھی جو کچھ وہ کرے گا، اسی میں میری اور ہادی کی بھلائی ہوگی۔ اپنے دوست کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں ایسا ہی گہرا یقین اترنے لگتا تھا کہ اگلا بندہ آگے سے کچھ بھی نہ کہہ سکے۔ بہت احسان ہے اس کے میرے اوپر، تم نہیں جانتی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ اسی وقت بیا مامی بھی آ گئیں۔ ثانیہ جو بھی نہال ماموں سے ان احسانات کی تفصیل جاننا چاہ رہی تھی، مامی کی تھکی تھکی سی شکل دیکھ کر سب کچھ بھولنے لگی۔ ثانیہ بیٹا تم فوراً اٹھ جاؤ، بس صاحبہ باجی بہت ناراض ہو رہی ہیں، ٹائم بھی تو بہت ہو گیا نا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، ٹائم واقعی کافی ہو گیا تھا، یہاں آئے ہوئے سے گھنٹے سے اوپر ہو رہا تھا، اور امی کتنا ناراض ہوں گی اس کا اندازہ اچھی طرح تھا، سو فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ برتن صبح آ کر لے جاؤں گی، فی الحال اسے ایک ذمہ داری سے جان چھوڑاتے ہوئے ڈونگا فریج میں رکھنے لگی۔ 1 ڈور والا یہ سب سے پرانا فریج پچھلے سال اونے پونے بکتے بکتے رہ گیا تھا، اور تائی کی سفارش پر نہال ماموں کو بخشا گیا تھا، اور ہلکی سی کولنگ کے باوجود بھی غنیمت تھا، کچھ نہ کچھ کام دے ہی رہا تھا۔ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل رہی تھی جب پیچھے نہال ماموں کی آواز آئی۔ وہ مامی سے کہہ رہے تھے، پہلے ذرا مجھے واش روم لے چلو، کمر بالکل اکڑ گئی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے۔ تیز روشنی میں نہائی درمیانی لان کو عبور کرتے ہوئے ثانیہ نے سوچا کہ آج کے اس بھاری بھرکم پروگرام میں محض 2 دیگوں کی کمی کر کے نہال ماموں کو ویل چیئر دلا دی جاتی تو نانی اور بڑے ماموں کو ملنے والا ثواب کتنا بڑھ جاتا۔ نہال ماموں کی ذات سے منسلک بہت سے سوال تھے جو یوں ہی شور مچا مچا کر اپنا جواب مانگتے تھے۔ ان کا معمولی رہن سہن، ان کو بخشی گئی تنہائی، نانی اور بڑے ماموں کی انتہا کو چھوتی بے حسی، 28 برس پہلے جو جرم ان سے سرزد ہوا تھا، کیا اس کا تاوان انہیں زندگی کی آخری سانس تک ادا کرتے رہنا تھا؟ کچن سے منسلک چبوترے پر قدم رکھتے ہوئے ثانیہ کی نگاہ یوں ہی آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ ستاروں بھرا آسمان مسکرا رہا تھا۔ کیا بعض لوگوں کو اللہ میاں یوں ہی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنے بندوں کے رحم و کرم پر؟ ثانیہ نے بڑی آزردگی کے ساتھ سوچا۔ لڑکیوں کا مشترکہ کمرہ عام طور پر بکھرا ہی رہتا تھا، یہ بالکل ہی الٹا حساب تھا۔ گھر کے جس گوشے کو سب سے زیادہ منظم ہونا چاہیے تھا، وہی سب سے زیادہ خستہ حالی کا شکار تھا۔ ثانیہ کی تمام تر کوشش کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ اس کا سارا طریقہ سلیقہ لے دے کر الماری میں اپنے لیے 2 مخصوص خانوں تک ہی چل پاتا، اور کئی دفعہ وہاں بھی نہیں۔ الماری کے تینوں پٹ کھلے ہوئے تھے، اور جو کچھ اس میں اندر تھا کم و بیش سارے کا سارا بیڈ اور کارپیٹ پر آ چکا تھا۔ ثانیہ جیسی کام سے اندر آئی، بھول کر تعصب بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سنو، سوٹ تو تم لوگوں کو ایک ہی پہننا ہے، پھر یہ سب رہا نہ گیا تو کہہ ہی دیا۔ بشرا تو الماری میں منہ دیے کھڑی رہی۔ اب وہاں کیا رہ گیا تھا؟ اللہ مدیحہ جو جیولری کی پوری دراز باہر نکالے کارپیٹ پر دھرنا دیے ہوئے تھے، اپنے کام میں پھر سے سر اٹھائے بغیر بولی، خالی کپڑے پہننے کا مسئلہ تو نہیں ہے، 10 چیزیں اور بھی چاہیے، جیولری، شوز، میک اپ کے شیڈز وغیرہ 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 کی لسٹ بہت لمبی ہو سکتی تھی۔ دونوں لڑکیوں کو میچنگ کا کریز تھا، 19-20 کا فرق بھی ان کے لیے حد تک عزت کا معاملہ بن جایا کرتا تھا۔ ثانیہ گہری سانس لے کر وہیں بیٹھ کے کونے پر جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں نہیں چل رہی؟ بہت مزہ آئے گا، بڑی زبردست تیاریاں ہوئی ہیں مہندی کے فنکشن کی۔ مدیحہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ فاریہ کی کلیگ کی شادی تھی، تیاریوں کی تفصیل ان کی زبانی سن سن کر ان دونوں کو بھی ازبر ہو چکی تھی۔ بہت سارے اختلافات کے باوجود دونوں کی دوستی ثانیہ سے ہی تھی۔ ثانیہ کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ یوں ہی منہ اٹھائے کسی کے گھر چل دینے کی بات وہ نہیں کر سکتی تھی۔ سنو، آج شادہ نہیں آئی کام پر؟ اچھا، اس کی دی ہوئی اطلاع بڑی بے نیازی سے سنی گئی۔ دھلنے کے لیے برتن بھی رکھے ہیں اور کچن کی صفائی بھی باقی ہے، وہ جل کر بولی۔ پر ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات 11 بجے شروع ہونے والی تقریب کی تیاریاں دن کے 11 بجے سے شروع تھیں۔ ازراہ عنایت 2-4 مشورے ضرور عطا ہوئے، جن میں سر فہرست بیا مامی کو بلانے کی تجویز تھی۔ ان کو تو نہیں بلایا جا سکتا، آج ہادی آ رہا ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اچھا، اس بار دلچسپی کا اظہار دونوں طرف سے ہوا۔ مدیحہ اپنی جیولری والا دراز وہیں کارپیٹ پر چھوڑ چھاڑ اس کے برابر آ بیٹھی۔
یہ ہادی بہادر کیا تیر مار کر آ رہے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا۔ خبر ان لوگوں کو بھی سب رہتی تھی، بس ہادی کی پڑھائی پر طنز کرتے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ ثانیہ کو ان دونوں بہنوں کے چہرے پر پھیلتی طنزیہ مسکراہٹ بہت بری لگی، پر خود پر قابو پاتے بڑے نارمل انداز میں بولی، جو تیر مارا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد تم لوگ اس کی مبارکباد دینے خود نہال ماموں کے پاس جانے پر مجبور ہو جاؤ۔ ہرگز بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دونوں کو بے حد برا لگا۔ ابا کا نہیں پتا کیا، وہ تو معلوم نہیں کیا مجبوری ہے جو وہ گھر کے ایک کونے میں نہال چچا کو برداشت کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو کب کا انہیں باہر کر چکے ہوتے۔ دوسروں کے لیے وہی رونت اور تکبر بھرا لہجہ جو بڑے ماموں روا رکھتے تھے، ان کی بیگم اور چاروں اولادوں کے لہجے سے بھی اکثر چھلکنے لگا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، مجبوری یہ ہے کہ ڈیئر کزنس کے اس اتنے بڑے گھر پر نہال ماموں برابر کے حقدار ہیں۔ نانا نے پراپرٹی دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ ہم سب کو تو الٹا نہال ماموں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حصے کا گھر بھی بخش رکھا ہے۔ یہ طبلِ جنگ تھا جو بے وقت بجا تھا۔ دونوں بہنیں اپنی اپنی مصروفیات بھول بھال نہال ماموں کے اگلے پچھلے سارے قصور گنوانے بیٹھ گئیں۔ ساری باتیں اتنی بار دہرائی جا چکی تھی کہ بالکل ہی گھس گئی تھی، مگر زمانے کی یادداشت دوسروں کے قصور یاد رکھنے میں ہمیشہ سے بلا کی تیز رہی ہے۔ ایک عزت دار خاندان میں کسی گانے والی کا پیوند لگنا کس قدر شرمناک ہے، میں تو اس قدر ڈرتی رہتی ہوں کہ کہیں میری دوستوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو میں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ بشرا نے اس طرح جھرجھری لی جیسے اس کی دوستوں کا ٹولہ یہیں کان لگائے بیٹھا ہے۔ ویسے یہ منہ نہ دکھانے والا آئیڈیا اس نے بڑے ماموں سے لیا تھا۔ نہال ماموں کے حوالے سے یہ ان کا فیوریٹ جملہ تھا، کیوں تمہاری سلونی کی بڑی بہن جو گانا سیکھ رہی ہے اور وہ شیری اور بینا جو کلاسیکل ڈانس سیکھ رہی ہیں، وہ تو تم بڑے فخر سے بتاتی ہو۔ یہ سب تو پرفارمنگ آرٹ کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کا تعلق اونچے گھرانوں سے ہے۔ آدھے شہر کو تو یوں خرید سکتے ہیں کھڑے کھڑے، آدھے شہر کو خریدنے والوں کو واقعتاً 7 خون معاف ہو سکتے ہیں۔ بیا مامی صرف 17 سال کی عمر میں ہمارے گھر آ گئی تھی اور زندگی کے اگلے 28 سال انہوں نے یہاں اس 4 دیواری میں گزارے ہیں۔ جس طرح یہاں والوں نے چاہا وہ رہ گئیں، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مگر ان کی تو ماں بہنیں تو ابھی بھی اسی بدنام محلے میں رہ رہی ہیں، ہماری امی بتاتی ہیں۔ ثانیہ کے دل کو ایک دم ہی دھکا سا لگا۔ بڑوں نے اپنی نفرت کا زہر اگلی نسل کے سینے میں کامیابی سے منتقل کیا تھا۔ خونی رشتوں کی محبت، رواداری، پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ثانیہ کو کچھ خاموش سا دیکھ کر دونوں اور بھی پرجوش ہوئیں۔ نانا کی زرعی زمین، آموں کے باغ، دکانیں، اب تک معلوم نہیں کیا بچا تھا اور کیا ضائع ہوا تھا۔ بہرحال ہر خسارے کے ذمہ دار نہال ماموں تھے، وہ جو 28 سال سے گھر اور جائیداد کے ہر معاملے سے بے دخل تھے اور کسی فالتو برتن سامان کی طرح پچھواڑے ڈال کر بھلا دیے گئے تھے۔ باہر سے امی آواز دے رہی تھی۔ ثانیہ ان دونوں کو بولتا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ امی بازار جا رہی تھیں اور اسے بھی ساتھ لے جانا چاہ رہی تھیں۔ آج موسم بہتر ہے، بادل بھی ہو رہے ہیں، میں اور تم چلتے ہیں۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئی۔ مدیحہ اور بشرا کی باتوں سے دل اتنا برا ہو رہا تھا کہ فی الحال یہاں کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے نکلنا ہی بہتر تھا۔ گھر میں پھیلے کاموں کا انبار، شاداں کی غیر حاضری، سب کچھ بھلا کر فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ بڑی مامی نے یہ پروگرام سن کر تھوڑا سا منہ بھی بنایا۔ یہ وقت گھر کے کاموں کا تھا اور ان کی اپنی بیٹیاں آج شام کی تیاریوں میں مگن تھیں، مگر صبا امی کو کچھ کہنا آسان نہیں تھا۔ انہیں نانی اور بڑے ماموں دونوں کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ آخر انہی کی شہ پر تو وہ سال بھر کی ثانیہ کو لے کر میکے میں دھڑلے کے ساتھ براجمان ہوئی تھیں۔ بازار میں وقت ہمیشہ کی طرح اچھا گزرا۔ لان کے نئے پرنٹ آئے ہوئے تھے اور امی فیاضی کے موڈ میں تھیں۔ ثانیہ کو 1 نہ 2 پورے 4 سوٹ دلا دیے۔ اب ذرا سستی والی لان دکھائیے گا۔ اپنے اور نانی کے لیے بھی بڑی باریک بینی کے ساتھ سلیکشن کر لینے کے بعد انہوں نے دکاندار سے نئی فرمائش کی تو وہ ان کا منہ دیکھنے لگی۔ بس زیادہ تھان مت کھولیں، یہ ان میں سے 2 سوٹ کاٹ دیں۔ بے نیازی کے ساتھ انہوں نے 2 سوٹ فٹافٹ کٹوا بھی لیے۔ دکان والے جو اب تک ان کی فرمائش پر آدھی سے زیادہ دکان کھول کر ان کے قدموں پر ڈھیر کر چکے تھے، اس تعاون پر ایک دم خوش ہو گئے تھے۔ ثانیہ نے بڑی حیرت سے ان بالکل بیکار پرنٹوں والے جوڑوں کو دیکھا اور رہا نہ گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھ بھی لیا۔ یہ بخشش بیا مامی کے لیے تھی۔ نانی نے ان کے لیے بھی 2 جوڑے لے آنے کے لیے کہا تھا۔ بس یہی ٹھیک ہے، بیا کو کون سا کہیں جانا ہوتا ہے، گھر میں ہی تو پہننا ہے۔ اس کے احتجاج پر وہ بڑی قطعیت سے بولی۔ صاحبہ امی کو زیادہ سوال جواب پسند نہیں تھے اور ثانیہ کا یہاں بازار میں ڈانٹ کھانے کا موڈ بھی نہیں تھا۔
घर वापसी तक आसमान बादलों से पूरी तरह ढक चुका था और इस बादलों भरी दोपहर में टैक्सी से घर वापस आते हुए सानिया बस यही सोचे गई कि आखिर वो भी बिया मामी और निहाल मामू के बारे में ऐसी क्यों नहीं हो जाती जैसे घर के बाकी सारे अफराद हैं, सख्त दिल और बेहिस। जिस वक्त उनकी टैक्सी घर के गेट पर रुकी तो वहाँ एक रिक्शा पहले ही से खड़ा था और करीब खड़ा हादी अपने वॉलेट में से पैसे निकाल कर रिक्शे वाले को दे रहा था। इसकी शानदार पर्सनैलिटी सभी को ना चाहते हुए भी मुतासिर करती थी। सानिया को भी इस वक्त इसे देखकर गहरी खुशी का जो एहसास दिल में जागा वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ था। इतना कि जब हादी ने मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा तो बस हड़बड़ा कर रह गई। फिर अम्मी को सलाम किया, आप कैसी हैं, ये जानते हुए भी कि माँ बाप के अलावा कोई भी इसके लिए यहाँ पलके बिछाए हुए नहीं बैठा। वो हर एक से बड़ी खुशदिली से मिल लेता था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई, अंदर चलो। अम्मी ने इसके सलाम के जवाब से पहले सानिया को तंबीह की। वो जो अभी अभी होने वाले इस इंकशाफ पर हैरान परेशान सी हुई खड़ी थी, फ़ौरन गेट की तरफ चल दी। तो क्या हादी वो असल वजह है जो वो यूँ निहाल मामू और बिया मामी के लिए बेचैन हुई फिरती है? वो भेद भरा पल पीछे पीछे अंदर तक आया और एक बड़ा सा सवालिया निशान बनकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। अच्छा बस खामखाई, सानिया ने सर झटक कर अपने अहमकपन पर दिल से अफसोस किया। हवा एकदम ही तेज़ होने लगी थी। नन्ही नन्ही बूंदों की बौछार से बोझल होते हुए हवा की झोंके इतने दिन से पड़ने वाली सख्त गर्मी का एहसास तक मिटाने वाले थे। सानिया के हाथ में सामान था। तकरीबन भागते हुए बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। अम्मी ने इससे आवाज़ देकर कुछ पूछा भी, मगर वो अनसुनी कर गई, जैसे पीछे मुड़कर देखने में पत्थर की बन जाएगी। संभल कर, आखिर घबराहट क्या है? एक ज़ोरदार आवाज़ पर वो जहाँ थी वहीं रुक गई। सामने ही बड़े मामू खड़े थे, मियाँ जलाल, इसमें बामुसम्मा। जिस किसी ने उनका नाम रखा था दर हकीकत दूसरों पर बड़ा ही जुल्म किया था। यही जलाल मामू थे जिन्हें अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में उसके सियाह सफ़ेद का मालिक बनाया था। लड़कियों को उठने बैठने के आदाब, बाकी नसीहत बीच में ही भूल गए। बूंदों की बारीक सी चिलमन को हटाता हुआ हादी इन्हीं की तरफ आ रहा था। आगे आगे सहबा थीं। अस्सलाम वालेकुम ताई अब्बू, इसने पहली सीढ़ी पर से सलाम दागा। वो जो पूरी कोशिश में रहते कि किसी भी तरह इसे नज़रअंदाज होने का भरपूर एहसास दिला सकें, सिर्फ वस्सलाम कहकर बहन की तरफ मुतवज्जा हो गए। ऐसे मौसम में तुम्हें बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? ये बारिश तेज़ होने वाली है। सुबह से किस कदर हब्स था और तुम सानिया को लेकर बाहर चल दी। सहबा को कुछ हैरत सी होने लगी। बड़े मामू आमतौर पर घर वालों के बाहर आने जाने पर नज़र रखने वाले नहीं थे। ये महज हादी को नज़रअंदाज किए जाने की एक और कोशिश थी। सानिया जो चंद मिनट पहले उठने वाले ख्याल को अब तक दिमाग का खलल करार दे चुकी थी, वहाँ मज़ीद रुकने की बजाय सामने वाले बड़े कमरे में चली गई। यहाँ नानी अकेली बैठी थी। कौन आया है? उन्होंने इसी में दिलचस्पी का इजहार करने के बजाय फ़ौरन सवाल कर डाला। हादी खुद हाजिर था। नानी की बूढ़ी आंखों में चमक सी लहराई। अपने आगे झुके हादी को उन्होंने गले से लगाना ही चाहा कि एकदम चौंक कर पीछे हट गई। जाओ माँ बाप से मिल लो, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। बड़े मामू कमरे में आ चुके थे। जी, वो सीधा खड़ा होता हुआ हल्के से बोला। चेहरे पर कदरे फीकी सी मुस्कुराहट थी। चंद लम्हे के लिए कमरे में बड़ी गहरी खामोशी आन ठहरी। फिर बड़े मामू की आवाज़ गूंजी, बाहर की तरफ वाले रास्ते से जाना। जी। हादी ने उनका हुक्मनामा सुना और फिर तामील इरशाद में बाहर चला गया। वो ना भी याद दिलाते तब भी इसे इस घर के सिरे कायदो ज़वाबित याद रहते थे। किचन की तरफ का रास्ता अख्तियार करने का हक़ इसे इस वक्त भी नहीं हासिल हुआ था जब वो कई घंटे के इंतज़ार के बाद तंग आकर बिया मामी को ढूंढता इस तरफ आ जाता था। मालूम नहीं कब इस अजाब से छुटकारा मिलेगा। बड़े मामू कुछ इस तौर पर बुड़बुड़ाए कि सब ने ही सुन लिया। ज़िंदगी हराम किए रखी पहले बाप ने, और अब ये बेटा देखें कि क्या गुल खिलाता है। नानी यूं ही खामोशी से सुने गई। सानिया को कभी कभी शुबा सा होने लगता था कि नानी की निहाल मामू के लिए ये सख्ती बस दिखावा है, वो भी बड़े मामू के डर से, बाकी कुछ भी नहीं। अम्मी को खाने से ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी। सानिया किचन में आई तो थोड़ी सी हैरत का सामना करना पड़ा। सारे बर्तन धुले हुए रैक में सेट थे और किचन शीशे की तरह चमकाया जा चुका था। सुबह वाली अबतरी का नामो निशान तक नहीं था। चबूतरे की तरफ वाले दरवाजे में से बाहर झांका तो मिस्कीन हल्की होती बारिश के मज़े लेता नज़र आया। फिर करीब आते बोला, बड़ी देर कर दी सानिया बाजी आप लोगों ने। हाँ, मगर आज तो तुमने बड़ी अच्छी तरह सारा काम ख़त्म करके रखा है। मुझे तो यही फ़िक्र हो रही थी कि शादा आई नहीं, और पर ये सब तो बिया मामी करके गई हैं। मैं ही जाकर बुला कर लाया था इन्हें। मस्कीन ने एकदम इसकी बात काटी। आप लोगों की जाते ही बड़ी बेगम ने इन्हें बुलवा लिया था। अभी आधा घंटा पहले फारिग हो गई हैं।
यहाँ और तवक्को भी क्या की जा सकती थी। हादी भैया भी आ गए हैं, अभी अभी मुझसे मिले थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बड़ी मोहब्बत वाले हैं जी, काशान भाई की तरह नहीं जो किसी को। सानिया की निगाहों में खफगी की लहर महसूस करते ही इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मालकों के बारे में इतना खुला इजहार राय इसके हक़ में ख़ुद भी अच्छा नहीं था। सानिया की तो खैर थी, पर कोई और सुन लेता तो इसकी अपनी खैर नहीं थी। चाय बनाते बनाते भी 10 बार ख्याल भटका कि जिस घर में किसी को 2 मिनट के लिए आने वाले को तवाज़ो के बगैर रुखसत नहीं होने दिया जाता था, वहाँ इतना लंबा सफ़र तय करके आने वाले को एक कप चाय के लिए पूछने की भी जहमत नहीं की गई थी। सानिया चाय लेकर वापस कमरे में आई तो अम्मी और नानी भी थीं। बड़े मामू जा चुके थे। नानी, आपने अभी तक कपड़े भी खोल कर नहीं देखे, और ये सब लोग कहाँ हैं? चाय की ट्रे रखकर वो बड़े सारे शॉपर को खोलने के लिए आगे बढ़ी। अभी तक यहाँ किसी का ना आना भी मामूल से हटकर बात थी। शॉपिंग कोई भी करके आता, जांच पड़ताल और तबसरा मिलकर ही किया जाता था। रहने दो, अभी मत खोलो, दिल नहीं चाह रहा। अम्मी ने ज़रा बेजारी से कहा तो वो हैरत से इन्हें देखने लगी। जिस ज़ौक़ व शौक़ से उन्होंने 3-4 घंटे सारी बातों को भुला कर बर्बाद किए थे, इसके बाद ये बयान कुछ दिल को नहीं लगा था। क्या हुआ, कोई ख़ास बात है? वो तफ्तीश पर उतर आई। बात क्या करती, मगर क्या करें, रंज तो होता ही है ना। नानी ने बंद पोटली की गिरा खोलनी शुरू की। उस रोज़ के खाने पर कितना ख़र्चा, कितनी धूमधाम की। चलो खैर, वो तो सवाब की खातिर ही किया था। फिर भी रंज के साथ तसल्ली, और तसल्ली के बाद फिर दुख भरी मायूसी के साथ इत्तला ये थी कि इस रोज़ जो खातून नानी के तख्त पर मेहमान ख़ुसूसी बनी बैठी सारी बातें कुरेद कुरेद कर पूछे जा रही थी। उन्होंने इस तकरीब में ख़ानदान की 2 और लड़कियों को अपने बेटों के लिए मुंतखब कर लिया था। अम्मी जिस तरह झुंझलाई जा रही थी, सानिया को बेसाख्ता हंसी आ गई। पहले तो ये तय कर ले अम्मी कि ये नियाज़ का मकसद क्या है, सवाब, दुनिया दिखावा या ज़रूर रिश्ता की मुहिम। ये सवाल अगरचे अदब से किया गया था, मगर सानिया यह हद अदब को अबूर कर गई थी। सानिया को नानी और अम्मी दोनों ही से कुछ ना कुछ सुनने को मिल गया। मज़ीद से बचने के लिए बेहतर था कि मदीहा और बुशरा के पास चल कर बैठा जाता। जिस तरह इन खातून के दोनों साहबजादों की नियाज़ के खाने के बाद तारीफ़ें जारी थी, इसके बाद मदीहा और बुशरा का रिएक्शन भी देखने को दिल चाह रहा था। आज सुबह वाली टेंशन का असर था या कुछ और, सानिया को बहरहाल ये इत्तला मज़ा दे गई थी। सैबा ने इसे मुस्कुराते बाहर जाते देखा। उनकी इकलौती बेटी सारी ज़िंदगी इस घर में रहने के बाद भी इन सब जैसी आखिर क्यों नहीं बन पाई? सबसे अलग हट कर चलने की आदत, किसी नफ़ा नुकसान पर ना जाने वाली नज़र, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो फ़िक्रमंदी से सोचने लगी। बुशरा और मदीहा उदास थीं। हालांकि अपनी उदासी को बेनियाजी के पर्दे में छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर सुबह जो तकरीब में शिरकत की तैयारी का आलम था, उसका अब नामो निशान तक नहीं था। दोनों ही के सर में इत्तफाक से एक साथ ही दर्द भी शुरू हो गया। कितना अच्छा फंक्शन होगा, तुम लोगों ने एक साथ ही दर्द भी शुरू कर लिया। अब अगर नहीं जाओगी तो बाद में अफसोस होता रहेगा। यहाँ ख़ानदान में तो वैसे भी अच्छे फंक्शन ढूंढने से भी नहीं मिलते। सानिया की शरारत भरी हमदर्दी बिलाखिर रंग लेकर आई। शाम ढलते ढलते दोनों की समझ में ये बात आ चुकी थी कि ना जाकर अपना मज़ीद नुकसान करने से परहेज़ ही किया जाए तो बेहतर होगा। फारिया खुद ही ड्राइव कर लिया करती थी। उनके आने जाने में किसी को किसी किस्म का तरद्दुद नहीं होता था, मगर आज थोड़ी सी उलझन हो रही थी। ये काशान भी वहीं कागान कालाम न जाने कहाँ जाकर बैठ गया। अब ये लड़कियाँ आधी रात को अकेली आएंगी क्या? बड़े मामू अपनी बेगम से सवाल जवाब कर रहे थे। सारा गुस्सा काशान पर उतर रहा था, जो महीने भर से दोस्तों के साथ तफरीह टूर पर था। ऊपर मौसम देखो कैसा बेभरोसा हो रहा है, किसी भी वक्त बरसने के लिए तैयार। आते जाते कहीं भी गाड़ी खड़ी हो जाए तो क्या करेंगी ये अकेली लड़कियाँ? उनके खदशात थे भी दुरुस्त। नानी ने धीरे से हादी का नाम ले दिया तो वो सारी फ़िक्रें छोड़कर गुस्से में आ गए। कमाल करती हैं अम्मा, इस लफंगे के साथ लड़कियों को भेज दूँ जिसे मैं अपने घर में दाखिल होने के भी काबिल नहीं समझता। 10-11 साल की उम्र से घर से निकला हुआ है, क्या क्या गुण नहीं सीख चुके होंगे हज़रत। नानी तो कहकर पछताई। सानिया चुपचाप उनके चेहरे पर फैली शर्मिंदगी को तके गई। फारिया जब से ऑफिस से आई थी, बहस सुने जा रही थी। तंग आकर फ़ोन के पास जा बैठी। 2-4 फ़ोन इधर उधर घुमाने के बाद इसने इस मुश्किल का हल भी ढूंढ निकाला। मेरी कुलीग है मिसिस तरीन, वापसी में छोड़ भी देंगे और ले भी जाएंगे। सब ने सुख का सांस लिया। फारिया के सामने वैसे भी कोई नहीं बोलता था। बड़े मामू की जानशीं थी, कई साल से बड़ी अच्छी जॉब कर रही थी दवाओं की कंपनी में। बड़े मामू बड़ी मामी दोनों ही को बड़ा फ़ख्र महसूस होता था इन पर। काशान की नालायकी पर भी थोड़ा बहुत पर्दा पड़ा रहता था।
उन लोगों के चले जाने के बाद घर में एकदम सन्नाटा छा गया। बड़े मामू अपने कमरे में थे। इन्हें चाय देने के बाद फुर्सत थी। सानिया अपना कप लेकर बरामदे में आ गई। शाम से रुक रुक कर होने वाली बारिश से हर शय सैली सी हो रही थी। सानिया को इस चीज़ से बड़ी उलझन होती थी। सीढ़ियों पर बैठने का इरादा तर्क करके वो नानी के तख्त पर बैठ गई। यहाँ घर में ऐसी तन्हाई कम कम ही मैसर आती थी। आज निहाल मामू की तरफ जाने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर हादी ना आया हुआ होता तो वो यकीनन इस वक्त वहाँ का चक्कर ही लगा लेती। मगर अब कुछ अच्छा नहीं लगा, पर हादी का ख्याल आती कुछ और भी साथ चला आया। चाय का कप खाली करके एक तरफ रखते हुए बड़े सारे गाँव तकिए से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। खुद से सवाल जवाब करने के लिए ये बड़ा आइडियल वक्त था। तो क्या आज सपहर छाने वाला वो सरखुशी का आलम वाकई वो कई मानी रखता था? सानिया ने पूरी सच्चाई के साथ इस सवाल का जवाब तलाशना चाहा तो समझा था कि सही जवाब इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। मगर नहीं, चंद ही लम्हों बाद पूरी कतियत के साथ अंदर से उभरती आवाज़ ने इसे हैरान कर दिया। यह आवाज़ दिल की थी या दिमाग की, बहरहाल बड़ी सुकून बख्श थी और इस पर नज़रसानी करने की गलती वो हरगिज़ भी नहीं करना चाहती थी। सो ये तय हुआ कि निहाल मामू और बिया मामी से इसकी मोहब्बत वैसी है जैसी वो बचपन से इन दोनों से करती चली आई है और जिसे कोई इंकशाफ, कोई नज़रों से गिराने वाली बात ख़त्म ना कर सके। फुर्सत के लम्हात में पीछे का सफ़र अमूमन खुद ब खुद ही शुरू हो जाता है। सानिया को भी वो सुरमई शाम चुपके चुपके याद आना शुरू हुई जब वो 9th में पढ़ रही थी। घर में महफिल मिलाद थी बेहद धूमधाम के साथ। इस ज़माने में बड़े मामू की शान शौकत का आलम ही कुछ और था। फर्श पर बिछे दबीस कालीन और गुलाबों से की जाने वाली सजावट सानिया को आज भी याद थी। बाकायदा फूल सजाने वाले बुलाए गए थे। सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे। मेहमान ख़वातीन तकरीबन सभी आ चुकी थी, मगर कमी थी तो मिलाद पढ़ने वालियों की। न जाने उनके साथ क्या मसला हुआ था जो वो आकर ही नहीं दे रही थी। फ़ोन पर फ़ोन खड़काए जा रहे थे। बड़ी मामी की बहन जिन पर इन्हें लाने की जिम्मेदारी थी बेचारी शर्मिंदा हो रही थी। फारिया इन दिनों नई नई यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। अपनी चंद सहेलियों के साथ डाइस संभाले हुए थी, मगर बात बन ही नहीं रही थी। आगे पीछे हुई औरतें तो फिर भी कुछ तो तवज्जो से सुन रही थी, मगर पीछे औरतों की वही कचर पचर शुरू हो चुकी थी जो ऐसे मौक़ों का भी लिहाज नहीं करती। नानी, बड़ी मामी और अम्मी सख्त बदमज़ा हो रही थी। अजीब बदनज़मी सी फैलती जा रही थी। फिर न जाने किस वक्त में पंडाल के आखिरी सिरे पर औरतों के उतारे हुए जूतों के करीब जगह बनाकर बैठी बिया मामी उठकर डाइस तक चली आईं। फारिया का मुंह तो बना, मगर उनकी दोस्तें खिसक कर बिया मामी के लिए जगह बना चुकी थीं। बिया मामी की रस घोलती आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी तो जैसे बाकी सारी आवाज़ें अपनी मौजूदगी का असर खो बैठी। खुद सानिया जो अपनी 2 क्लास फेलोज़ के बिठाने के लिए जगह की तलाश में नज़रें दौड़ा रही थी, ज़रा देर के लिए वहीं साकित हो गई। पेशानी तक आए आंचल से सर ढके वो बड़े अकीदत से एक के बाद दूसरी नात पढ़ती चली गईं। उनकी कभी खुलती कभी बंद होती पलकों से कितनी बार आंसू टूट कर बिखरे। औरतें सहरज़दा सी बैठी अकीदत के मोती चुनती रहीं। जब कितनी देर बाद ये मुबारक महफिल इख्तिताम पजीर हुई तो एक शोर समझ गया। कौन थी ये पढ़ने वाली? क्या गज़ब का गला पाया है, और ख़ुद भी कितनी खूबसूरत हैं। अल्लाह ने दोनों ही खूबियाँ। बिया मामी जैसी नाकाबिले तवज्जो हस्ती एकदम ही अहमियत अख्तियार कर गई। करीबी अजीज़ों का तो इन्हें जानना घर वालों की मजबूरी थी, मगर बिरादरी के दूर परे के अजीज़ों से उनका तारुफ़ कराने की कभी ज़रूरत नहीं समझी गई। पर वो इस वक्त अपना तारुफ़ आप ही बन गई थी। मियाँ साहब मरहूम की छोटी बहू, नानी और अम्मी वगैरह जिन्होंने अपनी तकरीब के इस कदर शानदार इख्तिताम पर परेशान होते हुए भी सुकून का सांस लिया था, अब कोफ्त भरे अंदाज में सबकी तारीफ़ों और तबसरों को सुनने पर मजबूर थीं। है तो आखिर पेशावर गाने वाली, नाते मरसिए अच्छी नहीं पड़ेगी तो और कौन पढ़ेगा? लाख गाना छोड़ दिया, आवाज़ और तरबियत तो पास है ना। रात गए जब वो बिया मामी के साथ चाय की ट्रे लिए नानी के कमरे में दाखिल हुई तो इसकी अम्मी बड़ी नफ़रत भरे अंदाज में कह रही थी। बिया मामी ने भी यकीनन सुना था। वो बेचारी चाय की ट्रे रखकर चुपचाप वापस चली गई। सारी शर्मिंदगी सानिया के हिस्सा में आई। इस छोटी सी उम्र में भी वो इनके लिए इतनी हसास थी। ज़्यादा मत बोला करो, कुछ खबर है? यही बिया मामी है जिनकी वजह से यहाँ नानी के घर पड़ी हो, जिनकी वजह से तुम्हारे बाप तुम्हारे वजूद से दस्तबरदार हो गए। मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसकी वजह से बुरी तरह बर्बादी का शिकार हुई। उसके एहतजाज पर अम्मी ने बड़ी सख्ती से इसे झिड़का था। उनके लहजे में बिया मामी के लिए जहर ही जहर था। बड़ी मामी और नानी भी हम नवा थीं। इस रात बड़े ही इंकशाफात हुए।
निहाल मामू और बिया मामी की शादी कराने में इसके अब्बा किस कदर मुआविन बने। उन्होंने ही निहाल मामू को एक गाने वाली के चक्कर में उलझा दिया था। हसद कीना इंतकाम के जज्बों में गुंधी इस कहानी पर सानिया को आज भी यकीन नहीं आता था, मगर क्या किया जा सकता था। 1000 बार की दोहराई इस कहानी में कोई नयापन नहीं था। ठंडी हवा के झोंके आंखें बंद किए दे रहे थे। ये लोग तो मालूम नहीं कब वापस आए। बेहतर था कि अपने कमरे में चल कर लेटा जाता। सानिया ने ऐसे ही किया। फिर न जाने क्या वजह था, जब अजीब से एहसास के साथ इसने बमुश्किल आंखें खोली। सानिया उठो ना, सच्ची इतनी मज़े मज़े की बातें सुनो तो सही। कमरे की सारी लाइटें जलाए। बुशरा बड़े शौक़ से उसे बार बार हिला रही थी। सानिया बुरी तरह झुंझलाई। ये मेहंदी नामा फिर किसी वक्त तफसील से सुना जा सकता था। मदीहा वो बात तो बताओ सानिया को। कौन सी? अच्छा वो इतना लंबा था और इतना ही मायने खेज। हाँ तो सानिया कौन सी गैर है, आजकल में बात चल ही जाएगी। इस कदर यगानगत का इजहार कम कम ही होता था। फारिया किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुकी थी। बस आजकल में रिश्ता आ रहा है फारिया जी का। उनके सब दोस्तों को खबर है। मुझे तो मिसिस तरीन ने चुपके से बताया कि यही हैं तुम्हारे होने वाले बहनोई। अच्छा, आए हुए थे क्या? सानिया जो अभी तक करवट लिए लेटी थी एकदम ही उठ बैठी। उनकी शादी का मसला पिछले कई साल से घर का सबसे अहम मसला बना हुआ था। हाँ ना, शक्ल के तो अच्छे हैं। ख़ास तौर पर अब जॉब वॉब भी क्या करते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। और पता है क्या, हमें तो वहाँ फारिया जी ने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। उन्हीं के साथ रहीं, मगर हम दोनों तो मिसिस तरीन के साथ ही बैठे रहे। ये हल्का सा शिकवा बिल्कुल बेकार था। सानिया ने ज़रा भी नोटिस नहीं लिया। फारिया घर में भी इन लोगों के साथ रस्मी सा ताल्लुक़ ही रखती थी। बहरहाल घर के लगे बंधे माहौल में एक तब्दीली तो मुतवक्के हुई थी, खुशाइन भी यकीनन होगी। दोबारा सोते सोते भी खासा टाइम हो गया था, मगर फिर भी आंख अपने वक्त पर ही खुल गई। कमरे से बाहर आई तो नानी के तख्त पर बड़ी रौनक नज़र आई। कल की शॉपिंग तख्त पर बिखरी हुई थी और अम्मी शादा को श्रिंक करने के लिए कपड़े अलग अलग करके दे रही थी। सानिया, ये 2 जोड़े इधर बिया को दे आना। नानी ने उसकी शक्ल देखते ही एक तरफ रखे शॉपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस बात में सर हिलाते हुए वहीं तख्त के कोने पर बैठ गई। हाथ बढ़ाकर नानी के करीब रखा हुआ शॉपर उठाकर एक बार फिर वो कीमती जोड़े बाहर निकाल लें। खुश रंग मुलायम लॉन के ढेर के दरमियान वो फीके रंग और रफ सा कपड़ा किस कदर अजीब लग रहा था। सानिया को फिर से गुस्सा आने लगा। कुछ कहना ही चाह रही थी कि सहबा नाराज़ी से बोली, अब फिर से एतराज़ करने मत बैठ जाना। जैसा हम मुनासिब समझेंगे वैसे ही करेंगे। बड़ों की बातों में तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, शादा के हाथ ही भेज दें, ये शाही खिलत। वो बेहद जल कर बोली। नानी हैरत से दोनों माँ बेटी की शक्ल देखने लगी। मामला समझ में आया तो कुछ चुप सी हो गई। फिर बोली, चली जा मेरी बेटी, देखना वो इस पर भी खुश हो जाएगी। शादा के हाथ भेजना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सानिया ने एक नज़र नानी की तरफ देखा तो वो इससे निगाहें चुरा गई। कमाल है, निहाल मामू भी कुछ सोच सकते हैं, ये ख्याल भी किसी को आ सकता है। इन दोनों सूटों को शॉपर में ठूंसते हुए बेदर्दी से बोली और तेज़ी से किचन की तरफ चली गई। कभी कभी इसे नानी पर बड़ा सख्त किस्म का गुस्सा आने लगता था। आमों के झुंड में से गुजरते हुए इसने हमेशा की तरह पूरी सच्चाई से इस घर का तज्जिया किया और सोचने लगी यहाँ रखा ही क्या था। आमों के दरख्त पर कोयल ने बसेरा किया हुआ था और रात की बारिश से हवाएं कच्ची मिट्टी की महक लिए हुए थी। अंदर दाखिल होते ही बिया मामी मिल गई। 2 बड़ी खूबसूरत सूट सहन में बंधी डोरी पर फैले हुए थे। एक हादी लेकर आया और दूसरा मिर्ज़ा भाई ने भेजा है। सानिया की तारीफ़ पर वो खुश होकर बताने लगी। सानिया ने करीब आकर देखा, दोनों सूट वैसे ही लग रहे थे जैसे अम्मी अपने और इसके ख़रीद कर लाई थी, या शायद इससे भी अच्छे। ये नानी ने भेजे हैं आपके लिए। इसे वो शॉपर पकड़ाते अब और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, मगर बिया मामी को वो सूट इतने पसंद आए कि कुछ हद नहीं। वाकई अम्मा ने भेजे हैं? मुसर्रत भरी हैरानी से बार बार सानिया का चेहरा तकने लगती। निहाल मामू ने देखा तो वो इनसे भी ज़्यादा खुश हुए। सुनो बिया, तुम पहले यही सूट सीकर पहनना जो अम्मा ने भेजे हैं। खिलते हुए चेहरे के साथ उन्होंने बिया मामी को ताकीद की। सानिया का दिल भर आने लगा। इतने मोहब्बत करने वाले सादा दिल इंसान अपनों की बेइत्नाई का शिकार थे। मैं चलती हूँ मामू। अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए वो खड़ी हो गई। निहाल मामू रोकने पर इसरार करने लगे तो इसके मुंह से बेसाख्ता ही निकल गया, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है मामू, फिर आऊँगी किसी वक्त शाम में। नाश्ता तो तुम यहाँ करोगी हमारे साथ। मैं अभी तुम्हारी मामी को भेज ही रहा था तुम्हें बुलाने के लिए।
हादी आया ना, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसी के सामने पकवाने से बचाते हैं कि वो आएगा तो फिर ही पकाएंगे। महज उनका दिल रखने के लिए वो इस बात में सर हिलाकर रह गई। इसी वक्त बाहर से हादी आया, कुछ ख़रीदारी करके लाया था। घर की ज़रूरियात का आम सा सामान, चाय के पैकेट, सर्फ, साबुन वगैरह। वो जब भी आता था माँ बाप को कुछ सहूलत पहुँचाने की बस साथ भर कोशिश करता था। क्या ज़रूरत थी इन चीज़ों की? तुम्हें पहले भी मैंने कहा है कि हम लोगों का ख़र्च बहुत मुख्तसर है, बहुत सी चीज़ों की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। निहाल मामू इस पर नाराज़ होने लगे। वो खामोश खड़ा सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, गैर ज़रूरी तो कोई भी चीज़ नहीं अब्बा। ये कहें, क्या आपने अपनी ज़रूरतें महदूद कर ली हैं? चलो यही सही, तुम्हें यूँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। अपने खर्चे के लिए पैसे रखा करो, हमारी फ़िक्र रहने दो। हादी मुस्कुरा दिया। और वो जो मिर्ज़ा चचा हैं वहाँ कराची में बैठे आपकी फ़िक्र में बेहाल रहते हैं, उनको भी तो जवाब देना होता है जाकर। कितनी ताकीदें करके भेजते हैं और वापस जाता हूँ तो कुरेद कुरेद कर हर बात पूछते हैं। निहाल मामू के चेहरे पर साया सा आ गया। शायद 2 कदम पर बैठे बड़े भाई का ख्याल आ गया था। सानिया को इन मिर्ज़ा चचा की शख्सियत बड़ी मुतज़ाद और बड़ी पुरस्कार लगा करती थी। बरसों से हादी पर कब्ज़ा जमाए बैठे थे, निहाल मामू की तन्हाई का ख्याल किए बगैर, और दूसरी तरफ निहाल मामू से उनकी मोहब्बत भी छोटी छोटी बातों से छलकी पड़ती थी। ये तुम्हारे मिर्ज़ा चचा कभी लाहौर क्यों नहीं आते? तुम निहाल मामू से मिलने बस वहीं बैठे बैठे। सानिया ने यह सवाल पहले भी कई बार किया था और हर बार निहाल मामू हंस कर टाल गए थे। इस वक्त हादी ने उसकी बात काटी। बड़े पूरी यकीन लहजे में बोला, अब लेकर आऊँगा इन्हें किसी रोज़ चुपके से। बिया मामी नाश्ता लेकर अंदर आ चुकी थी और सबकी तवज्जो एकदम उनकी तरफ हो गई। सानिया जो चुपके से की वजाहत चाह रही थी पूछ ही नहीं सकी। आलू की भुजिया, पूरियाँ और हलवा, तीनों ही चीज़ें मज़ेदार थीं। बिया मामी के हाथ के जायके को मुखालिफ कैंप में भी दिल ही दिल में तस्लीम किया जाता था। उनके मना करने के बावजूद सानिया ने नाश्ते के बर्तन भी धोकर रखे और चाय भी बनाई। चाय लेकर अंदर आई तो मामू और हादी के दरमियान हादी की मुतवक्के जॉब के मुतालिक बातें हो रही थीं। निहाल मामू को बड़ा अच्छा लगता था जब वो इनके यहाँ छोटे छोटे काम कर रही होती थी। वो मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कुछ कहना चाह रहे थे कि इस वक्त सानिया बोल पड़ी, हादी अगर तुम जॉब भी कराची में करो तो मामू और बिया मामी को अपने साथ ही रखना, यहाँ मत छोड़ना प्लीज़। इस छोटी सी दरख्वास्त की असर पजीरी गज़ब की थी। चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। कमरे में मौजूद तीनों अफराद अपने अपने तौर पर न जाने एहसास की किन गहराइयों को छू कर आए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। निहाल मामू ने अपना फ़ैसला सुनाने में देर नहीं लगाई। यहाँ सब मेरे अपने हैं, इन लोगों को छोड़कर मैं कहीं और नहीं रह सकता। सानिया जिस हिसाब से आज तक उनके लिए कुर्ती आई थी ज़ब्त नहीं कर सकी। किन को छोड़ने की बात कर रहे हैं मामू? वो जो आपको बरसों पहले छोड़ चुके हैं, आपके वजूद को इस तरह रद्द कर दिया। जैसे इसकी आवाज़ रुनती चली गई। हादी को अपने सारे वजूद में एक हल्की सी सनसनाहट सी महसूस होने लगी। माँ बाप की शादी से मुंसलिक बातों में बहुत कुछ इसके इल्म में था, घर वालों की नाराज़ी भी और नाराज़ी का सबसे बड़ा सबब भी। पर इस वक्त सानिया ने जो कुछ कहा था वो भी कम मायने ख़ेज़ नहीं था। कमाल करती हो बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होते हैं क्या? निहाल मामू इसकी दिलजोई की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। फिर बिया मामी 2 सूट निकाल कर ले आईं, एक तुम्हारा और एक अम्मा का। सानिया ने एक नज़र इन कपड़ों की तरफ देखा। दोनों बेहतरीन थे, बिया मामी के सूटों से भी ज़्यादा खूबसूरत। मेरे लिए क्यों मामी? एक नानी को दे दें, दूसरा आप बना लीजिएगा। कपड़ों की इनके पास जिस कदर कमी रहती थी सानिया को यही बेहतर लगा। अरे वाह, मैं कैसे बना लूँ? ये तो उन्होंने भेजा ही तुम्हारे लिए। बिया मामी फ़ौरन ही बोली। सानिया चौंक सी गई। कौन? किसने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा, हादी लेकर आया। भाई एक तुम्हारे लिए, एक अम्मा के लिए। निहाल मामू बिया मामी पर एक तंबीही निगाह डालते हुए इसे मुतमईन करने लगे। सानिया ने बहस की भी नहीं। थोड़ी देर पहले वो जितनी जज्बातियत में मुब्तला हो रही थी वो कैफियत अभी पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुई थी। हल्के से मुस्कुरा कर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया हादी, मेरे लिए मत तकलीफ़ किया करो। हाँ, वो किसी ख्याल से चौंका, जवाबन मुस्कुरा दिया। अपनी ज़ात के हवाले से जिस इंकशाफ को पिछली रात ही इसने मसलिहत के भारी पत्थर तले दबाया था फिर से कुलबुलाने लगा। घंटा भर से जिस इत्मीनान से वो यहाँ बैठी थी इसके गारत होने का खदशा पैदा होती फ़ौरन उठ खड़ी हुई। बाहर निकली तो पीछे पीछे हादी भी निकल आया। सानिया अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए इसने देखा, रुक कर इसकी तरफ देखने लगी। वो मैं एक गहरी उलझन इसकी शफाफ आंखों में उतर रही थी। सानिया को वजह मालूम थी, सो बड़ी नरमी से बोली, क्या बात है हादी, कहो ना।
اس کے حوصلہ بڑھاتے لہجے پر چند پل یوں ہی سے دیکھے گیا. کچھ پوچھنا بھی ہے یا نہیں طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا. میں جاؤں؟ ثانیہ نے جانے کے لیے قدم بڑھائے. اسے کچن کی کھڑکی میں سے بڑی مامی جھانکتی نظر آ رہی تھی. ثانیہ، کیا مجھے واقعی امی اور ابا کو یہاں سے لے جانا چاہیے؟ وہ ایک دم تیزی سے پہنچ بیٹھا، جیسے اگر ابھی وہ چلی گئی تو اس سوال کا جواب کبھی نہیں مل سکے گا. ہاں، اس لیے کہ یہاں. بڑی قطعیت کے ساتھ اس نے فوراً ہی جواب دیا اور پھر ایک دم خود ہی رک گئی. جن تلخ ترین دنوں سے بچانے کے لیے نہال ماموں اور بیا مامی نے اسے بچپن سے خود سے جدا کر دینے کی اذیت سہی ہے، یہ ضروری ہے کہ تلخ ترین باب اسے حرف بحرف سنایا جائے. سو خود پر بمشکل قابو پاتے اس نے سچائی کی تلخی پر مصلحت کی مٹھاس لپیٹنے کی ٹھان لی تھی. اس لیے ہادی، وہ دونوں بہت سالوں سے تم سے الگ ہیں، بہت اداس رہتے ہیں تمہارے بغیر، اور اب اس کنڈیشن میں تو یہاں ماموں اور تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر انشاءاللہ تمہاری جاب شروع ہو جائے گی تو تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرنا. ہادی کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری. کیا یہ گھر والے بھی تھے امی اور ابا کو معاف نہیں کریں گے؟ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے آج تک کسی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا. مجھے یاد ہے ایک بار عید پر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تایا ابا آپ سے عید کیوں نہیں ملتے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بولے کیوں نہیں ملتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہوگا. دراصل کمرے میں اس وقت ہم دونوں بھائی ہی تھے. بہت بہت پرانی بات ہے ثانیہ، پر میں آج بھی ابا کی وہ آنسو یاد کرتا ہوں جو یہ بات کہہ کر ان کی آنکھوں سے ٹپکے تھے. مگر شاید وہ اپنا غم مجھ سے شیئر کرنا نہیں چاہتے. جب بھی اور آج بھی جب بھی میں یہاں آیا انہیں بالکل خوش باش ہی پایا. سو ہمیشہ کسی حد تک مطمئن ہی واپس گیا. آم کے درخت سے ٹیک لگائے وہ کن کن یادوں میں ابھرتا ڈوبتا کہتا چلا گیا. بالکل ذاتی معاملات پر یہ پہلی بار تھا جو ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی. ثانیہ، بڑی مامی سے صبر نہیں ہو پایا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر کے چبوترے پر تشریف لا چکی تھیں. جاؤ، وہ ہلکے سے بولا. ثانیہ نے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے، پھر ذرا رکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. تم زیادہ پریشان نہ ہو، جو بھی وقت تھا اچھا یا برا کٹ ہی گیا نا، آگے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. ہادی نے ایک پر اعتماد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا. اور کاش کبھی وہ اسے یہ بھی بتا سکے کہ اپنے ماں باپ کے پاس اس کی موجودگی کا احساس اسے ہمیشہ ہی دل کو کس ناقابل بیان سکون سے دوچار کرتا ہے. بچپن سے اب تک جتنی بار وہ انہیں یاد کرتا رہا، ثانیہ ہمیشہ ساتھ رہی. لاہور میں اس کے والدین تنہا نہیں تھے، وہاں ثانیہ تھی ان کا خیال کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے. یہ کتنا بڑا احسان تھا جو وہ چپکے چپکے اس پر کرتی چلی آ رہی تھی. تیز ہوا میں اڑتے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر کچن کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا. کم از کم اتنا ہی خیال کر لیا کرو کہ تمہارے ماموں اس طرح پچھواڑے تمہیں ہادی کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتا دیکھ کر کتنا برا مانیں گے. میں نے تو اسی لیے آوازیں دی تھیں، پر کیا پتا تھا کہ تم اتنا برا مان جاؤ گی. بڑی مامی بلا تاخیر مقدمہ نانی کی عدالت میں پیش کر چکی تھی اور ساتھ میں اپنی صفائی بھی. ثانیہ ہکا بکا سی ان کی تقریر سنے جا رہی تھی. نانی کہتی بھی رہیں انہوں نے ثانیہ کو وہاں بھیجا تھا، پر وہ ایک نہیں سن رہی تھی. اعتراض کیے جانے پر، ہادی کے ساتھ کھڑے ہونے پر زیادہ تھا. نہال کے پاس جانے پر ہم نے کب اعتراض کیا ہے اماں؟ اور ہم اعتراض کرنے والے ہوتے بھی کون ہیں جب آپ نے اور صاحبہ نے شہ دے رکھی ہے. بڑے ماموں تو پھر کبھی اس طرح ٹوٹ کر محبت نہیں کرتے. ثانیہ کو چلو خیر، پر یہ ہادی کے ساتھ اس طرح میل جول بڑھانا، دنیا تو نام رکھے گی نا کہ پہلے ماموں. بس کریں بڑی مامی. ثانیہ کی برداشت کی حد یہیں تک تھی. وہ جو دنیا کا نام لے کر کیچڑ اچھالنے کا فریضہ خود ہی انجام دے رہی تھی، ان کی زبان کو یکدم بریک لگا. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنی گھٹیا بات کر رہی ہیں. ہادی کو غیر نہیں ہے، وہی حیثیت ہے اس کی جو آپ کے کاشان یا فاریہ کی ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کی بے عزتی کرنے کا. چند لمحے تو بڑی مامی یوں ہی منہ کھولے دیکھتی رہی. انہیں آج تک کبھی اس طرح نہیں جھاڑا گیا تھا. آج ہی نہیں یہ احساس بھی ہوتا. ہمیشہ ہی ان کے چیخ چیخ کر بولنے سے من پسند نتائج نہیں حاصل ہو سکتے. سب بمشکل دل میں اٹھتے غصے اور نفرت کی لہر دباتے بڑے ٹھہرے انداز میں بولیں. تمہیں بڑی پرواہ ہے ہادی کی عزت اور بے عزتی کی، کوئی الٹی سیدھی. خاموش ہو جاؤ بس، بہت ہو گئی. نانی کو لگا جیسے وہ اگر مزید 2 منٹ بھی چپ رہیں تو لحاظ اور پاسداری بالکل ختم ہو جائے گی. بڑی مامی فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئیں. رائی کا پہاڑ بنانا واقعی بڑی فنکاری کا کام ہے. اس نے سوچا. دل تو چاہ رہا تھا کہ کل رات بطور خاص اٹھا کر سنائے جانے والا قصہ ان سب کے گوش و گزار کر دے، پر ہلکے پن پر اتار آنا ہر کسی کے لیے یکساں آسان نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ بڑے بھیا ہیں جو ہم سب کو سمیٹ کر رکھ چکے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہم.
बदतमीज़ियाँ तो वो कभी माफ़ भी नहीं करेंगे। सहबा जज्बाती हो रही थी, पर सानिया जलाल मामू के किसी एहसान को मानने के मूड में नहीं थी। एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ इसने सहबा की तरफ देखा और बड़े मजबूत लहजे में बोली, और अम्मी, निहाल मामू के साथ बड़े मामू और आप सब जो कुछ करते चले आ रहे हैं, इस पर अल्लाह मियाँ आप लोगों को माफ़ कर देंगे क्या? और रही बात यहाँ रहने की, तो यह आपकी मर्ज़ी है। मेरे माँ बाप भी ज़िंदा इस शहर, इस मुल्क में ना सही, इस दुनिया में तो होंगे ना। कहीं आप लोगों की ज़िद इन्हें मुझसे दूर ले गई, वरना वो मुझे यूँ अकेला। सानिया की आवाज़ में नमी घुलने लगी तो सहबा जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। सानिया के मुंह से इसके बाप का जिक्र इन्हें इस कदर अजनबी लगता था कि बस। अंदर नानी बड़ी मोहब्बत भरी हैरानी से सानिया को तकी जा रही थी। आज उन्होंने सानिया का एक नया रूप देखा था। बिया मामी जब इसका और नानी का सूट लेकर आई तो खुशकिस्मती से नानी अकेली बैठी थी। अम्मी और बड़ी मामी निहाल मामू के कमरे में थीं और सानिया अपने कमरे में। वो बेचारी घर की इन तीनों मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से बात करते हुए आज भी बुरी तरह घबराई हुई लगती थी। यह अपने बेटे ने भिजवाया अम्मा। नानी कुछ देर तो चुपचाप इन सूटों को देखती रही, फिर हल्के से बोली, अच्छे हैं दोनों। निहाल मामू की भेजी किसी चीज़ का इतनी आसानी से शर्फ़ कबूलियत पा जाना बहुत बड़ी बात थी। हैरत और ख़ुशी में डूबी बिया मामी निहाल मामू को भी जल्द से जल्द इस खुशी में शरीक करना चाह रही थी। पर ज़रूरत क्या है यूँ पैसे बर्बाद करने की? कम अज़ कम तुम्हें ही ख्याल करना चाहिए, इसकी दवाएं कितने कितने दिन ख़त्म रहती हैं। वही जब बिया मामी कमरे से निकल रही थी तो नानी बुड़बुड़ाने के अंदाज में कही जा रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो नज़रें चुरा कर दूसरी तरफ देखने लगी। वो चली गईं, पर नानी कितनी देर तक इन कपड़ों पर हाथ फेरते हुए सोचों में घूम रही। और जो कुछ आप सब लोग निहाल मामू के साथ कर रहे हैं वो। सानिया के कहे जुमले की बाज गश्त उनके कमरे की दीवारों से आज सारा दिन टकराती रही थी। खिड़की से आधा पर्दा सरका हुआ था और बाहर से पहर का सकूत पूरी तरह फैला हुआ था। उनकी निगाहें बार बार आमों की झुंड की तरफ उलझती रहीं। बड़ी मामी ने जो धूल बड़े शौक से उड़ाई थी वो इन्हें खुद ही बदमज़ा करने लगी थी। पहली बार उम्मीद बंधी थी कि जलाल मामू की बहन के साथ ताल्लुकात कुछ ना कुछ कशीदा तो ज़रूरी हो जाएंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दोनों बहन भाइयों में चुपके चुपके नामालूम क्या क्या कॉन्फ्रेंसें होती रहीं। इन्हें तो पूछने पर भी सिर्फ इतना पता चला कि जलाल मामू सानिया के लिए जल्द ही कोई फ़ैसला करने वाले हैं। इन्हें ना सानिया से मतलब था, ना उसके लिए होने वाले फ़ैसले से दिलचस्पी। उनका मसला महज अपने घर की हुक्मरानी था, जो आज तक नानी और सहबा के हाथ में थी। वो सख्त बोरियत का शिकार हो रही थी। जब ही वो किस्सा छिड़ गया जिसने बोरियत सभी भुला दी। फारिया के मुतवक्की उम्मीदवार का घराना बाकायदा रिश्ता लेकर आ पहुंचा। फारिया हालांकि सुबह को कहकर गई थी कि आज शाम को उनके कुछ मेहमान आएंगे, लेकिन बड़ी मामी ने मामले की संजीदगी को समझा ही नहीं। यूं ही रूटीन के मुलाकाती समझकर तवज्जो भी नहीं दी। घर में बिस्किट नीमको वगैरह रहते ही थे। ज़्यादा से ज़्यादा शामी कबाब तल लिए जाते थे, पर ये मेहमान कुछ ज़्यादा ही डिज़र्व करते थे, ख़ास तौर पर फारिया की नज़र में। आज उन्हें ऑफिस से आने में भी देर हुई। कोशिश के बावजूद ना काम सिमट सका और ना ही जल्द छुट्टी मिल सकी। सब मेहमानों की आमद से सिर्फ आध पौन घंटा पहले ही घर पहुंची। इतनी देर में ख़ुद को भी नए सिरे से संवारना था और इंतज़ामात का भी जायज़ा लेना था, मगर वहाँ सिरे से कोई इंतज़ामात ही नहीं थे। किचन साफ़ सुथरा सिमटी हुई हालत में था। फ्रिज में दूध, बचे हुए सालन, 2-4 फलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। और तो और बड़ी मामी ने खुद भी रात से पहने हुए कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो सचमुच चकरा गई। घर में बात को संभालने के बजाय चक चक करने का रिवाज पुराना था। इस वक्त भी एक बेनतीजा बहस शुरू हो गई। आखिर नानी को ही दखल देना पड़ा। काशान अपना लंबा दौरा मुकम्मल करके आ चुका था। इसे बाजार की तरफ दौड़ाया और बड़ी मामी और फारिया को अपना अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए अपने कमरों की तरफ जाना पड़ा। लड़कियों को इन मेहमानों के सामने आने की ममानियत थी। फारिया ने सबसे पहले उन्हें मना कर दिया था कि उनके सामने नहीं आना। सो कम अज़ कम उनकी भी तैयारी की टेंशन नहीं फैली थी। वही लोग हैं, लिख कर रख लो। जब भी हमें टरखाया जा रहा है। बुशरा ने खसूसी तौर पर निकाले जाने वाली क्राकरी का कैबिनेट खोलते हुए पूरे यकीन के साथ कहा। मदीहा भी मुत्तफिक थी। तुम क्यों खामोश खड़ी हो? बिल्कुल। सानिया की खामोशी पर दोनों को तशवीश होने लगती थी। काशान 2-3 शॉपर संभाले किचन में आ रहा था। फ़ौरन ही बोला, सोच रही है अपने मुतालिक कब फारिया बाजी निमटें और इसकी बारी आए। इसके हर अंदाज में हर वक्त छिछोरापन झलकता था और सानिया का आजकल बड़ी मामू की फैमिली में किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाहता था। एक दबा दबा सा गुस्सा वारिद हुआ जो दिल में इस दिन से मौजूद था, ना चाहते हुए भी उभर आया। अपने कमेंट्स मत भूला करो काशान, मुझे बेहुदापन बिल्कुल पसंद नहीं।
अच्छा, वो बड़े अंदाज से मुस्कुराया। लड़कियों के हाथों 1000 बार अपनी बेइज्जती करवा लेने के बाद इसके दिल से हर शर्म हर लिहाज रुखसत हो चुका था। फिर क्या अच्छा लगता है कराची से आए हुए सूट वूट। एक पल के लिए तो बुशरा मदीहा भी शशदर सी रह गई। अपनी बहनों के सामने भी वो इस कदर गिरावट का सामना कर सकता है, ये तवक्को इन दोनों को नहीं थी। दोनों घबराई हुई निगाहों से सानिया को देखने लगी। वो अब जवाबन कोई भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी, कम अज़ कम चीख चीख कर रोना ही शुरू कर देती। पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ काशान की तरफ देखा और इससे भी ज़्यादा तल्ख लहजे में बोली, हाँ, कराची से आए सूट। उन पर कम अज़ कम तुम जैसे घटिया और लोफर इंसान के हाथ तो नहीं लगे। अपनी बात कहकर वो तेज़ी से किचन से निकल गई। काशान ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया, मेरे आगे ज़ुबान चलाती है, मैं घटिया और लोफर हूँ और वो हादी क्या है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला। मदीहा बुशरा सब कुछ भूल भाल कर इसको खामोश कराने लगी। ड्राइंग रूम नज़दीक ही था और इतनी ज़ोर से अदा होने वाले डायलॉग तो बाहर के बरामदे तक भी बासानी सुने जा सकते थे। काशान का गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं हो रहा था, ना इसे किसी आई गई की परवाह थी। तभी तेज़ तेज़ कदमों से चलती फारिया अंदर आईं। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारी वजह से दूसरों को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? मालूम नहीं किस गुनाह की सज़ा बनकर हम पर मुसल्लत हुए। कोई शर्म कोई एहसास ज़िम्मेदारी ज़र्रा बराबर में तुम में बाकी नहीं रह गई। फारिया के आगे सब ही दबते थे, काशान भी। अपने उल्टे सीधे खर्चों के लिए इसे अक्सर व पेशतर फारिया के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। फारिया जब भी गुस्से में आती सारे पिछले एहसानात गिनवाना न भूलती। इस वक्त जल्दी में थी, फिर भी नाहल नाकारा जैसे अलकाबात से नवाज गई। काशान के पास भी मज़ीद यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं रह गया था। सो दरवाजे पर एक ठोकर मारते वो भी बाहर निकल गया। नानी का कमरा खाली था। सानिया ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और एक गहरी सांस ली। आंसू थे कि बहते ही चले जा रहे थे और इस वक्त उनका बह जाना अच्छा था। अपने बेहद हौसलामंद होने का यकीन एक तरफ रख कर वो नानी के तकिए में मुँह छुपाए देर तक रोती रही। कमरा खाली था और किसी के डिस्टर्ब करने का अंदेशा भी नहीं था। सारे घर वाले ड्राइंग रूम में जमा थे, जहां फारिया की ज़िंदगी का नया बाब बस अब खुलने ही को था। मदीहा और बुशरा ने चुपके से दरवाज़ा बजाया, मगर कोई जवाब न मिलने पर खामोशी से हट गई। काशान के रवैये पर शर्मिंदा भी थी और डरी हुई भी। मेहमानों को रुखसत करके नानी जब कमरे में आई तो सानिया अकेली सुबह का अखबार खोले बैठी थी। फिल वक्त यह ताज़ा तरीन इशू इस कदर अहमियत अख्तियार किए हुए था कि सानिया की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं गई। नानी को लोग बिल्कुल गंवार लगे थे और वो फ़ौरन से पेशतर इस रिश्ते को मना करने के हक़ में थी। सहबा भी उनसे मुत्तफ़िक थी। सबसे पहला और मजबूत तरीन एतराज़ बिरादरी से बाहर होने का था। अगर एक लड़की का रिश्ता बाहर हो गया तो समझो ख़ानदान वाले किसी लड़की का रिश्ता हमारे घर से नहीं लेंगे, और यही मसला फिर काशान के लिए भी रहेगा। नानी को बहुत से वहम अभी से सता रहे थे। हालांकि काशान के लिए तो फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फारिया की शादी यहाँ होती या नहीं, काशान के नाम से सभी कानों पर हाथ रखते थे। बड़ी मामी चुप चुप सी थीं, खिलाफ आदत अपनी राय देने से भी गुरेज किया। फिर उठकर बड़े मामू के कमरे की तरफ चली गईं। तुम्हें क्या हुआ जो यूं खामोश बैठी हो? नानी को बिलाखिर सानिया का ख्याल आया। फारिया के मुतालिक होने वाली बातचीत में इसने ज़रा सी भी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। नानी के पूछने पर इसने बड़े ही इत्मीनान से अपने सामने फैला हुआ अखबार तय किया और नानी के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्के सवाल कर डाला, मेरे अब्बा का पता कहाँ से चल सकता है नानी? उनका कोई पुराना पता ठिकाना कुछ तो होगा। नानी और अम्मी दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगीं। इस सवाल का जवाब दोनों के पास नहीं था। सानिया ने चंद लम्हे अपने जवाब का इंतज़ार किया, पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में अपना सवाल दोहरा दिया, दिमाग ख़राब है क्या? ये 20-22 साल पुराना किस्सा हो चुका है। कैसा एड्रेस और कहाँ का एड्रेस? था कौन उनके आगे पीछे? तुम्हारे नाना ने रहम खाकर पाल लिया था। सहबा एकदम ही भड़क उठी। उनकी कही बात में कोई नयापन नहीं था। बिरादरी के एक यतीम बेसहारा बच्चे को रहम खाकर अपने साए में लेना, फिर अपनी दामादी का शर्फ बख्शना। नाना के हवाले से ये दास्तान वो बचपन से सुनती चली आ रही थी, पर एक गिरह थी जो खुलने का नाम नहीं लेती थी। थोड़ी देर तो वो सहबा की नाराज़गी को सहती रही, फिर चुपचाप सर झुकाए। नानी को इस पर रहम आने लगा। इन्हें सानिया से मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा थी। बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेटी को टोकना पड़ा। अब बस करो, बच्ची है, मैं समझा दूंगी किसी वक्त। सानिया, तुम जाकर मेरे लिए एक कप चाय का बना लाओ। इस कदर बोलने वाली औरतें थीं कि दिमाग खाली कर गईं। सानिया खामोशी से उठकर बाहर चली गई। जो सवाल इसने पूछा था वो अभी तक जवाब तलब था।
ये अंदाज़ा तो इसे पहले से था, अब तस्दीक भी हो गई थी कि यहाँ इस घर में कोई भी इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करेगा। इसकी मदद सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वो किचन की पिछली सिमत वाली सीढ़ियों पर आ खड़ी हुई। यहाँ से निहाल मामू के पोर्शन तक फैले ज़मीन के कित्ते पर घास जगह जगह से उधड़ी हुई थी। एक मुकम्मल लॉन की तस्वीर में कई जगह कमी महसूस हो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी ज़िंदगी के जगसा पज़ल को मुकम्मल करने के लिए खोए हुए टुकड़े दरकार थे। सानिया ने दिल ही दिल में कुछ हिसाब लगाया। हादी के जाने में बस 2-1 दिन ही बाकी रह गए थे। इस बार वो हमेशा से ज़्यादा रुका था, पर सानिया से इसकी मुलाकात इस रोज़ के बाद नहीं हुई थी। बड़ी मामी की बातों के बाद इसका दिल ही नहीं चाहा कि वह अब हादी की मौजूदगी में उधर का रुख करे, पर अब इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए सबसे बेहतर शख्स महसूस हो रहा था। निहाल मामू यकीनन कुछ ना कुछ जानते होंगे और उनसे मालूमात सिर्फ हादी के ज़रिए ही हासिल हो सकती है। वक्त कम था, बस आज, कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक। हादी अब जाकर काफ़ी दिन लगा कर ही आता। पल भर से भी कम वक्फे में इसकी बेचैन निगाहें निहाल मामू के छोटे से दरवाजे को छू कर आईं। इस थोड़े से फासले को तय करना कौन सा मुश्किल था। घर वालों की नाराज़गी की परवाह किए बगैर निहाल मामू के पास जाना इसके मामूल का हिस्सा रहा था। मगर इसे ये बात भी पता चली थी कि नाराज़गी को सहना घटिया बात को सहने के मुकाबले में किस कदर आसान है। नानी ने भी इसका निहाल मामू की तरफ जाने से गुरेज नोट कर लिया था। अपनी बेचैनी को छुपाते हुए उन्होंने 2-1 बार इशारतन इससे पूछा। वो टाल गई। वजह वो भी समझ रही थी, सानिया ही थी जिसके वहाँ बिला नागा जाते रहने से इन्हें निहाल मामू की खैर खैरियत से पूरी बेनियाजी बरतते हुए भी आगही रहती थी। वो बार बार कमरे की खिड़की में आ खड़ी होती, या जब बिया मामी घर के काम निपटाने के लिए आया करती, कनखियों से इन्हें देखे जाती। बिया मामी से उनका ताल्लुक़ कितने सालों में बड़ी अजीब सी सूरत अख्तियार कर गया था। वही तो थी इस सारे किस्से की ज़िम्मेदार। न जाने किस घड़ी का इश्क था जो इनके सबसे ज़्यादा फर्माबरदार और लाडले बेटे को इस हाल में पहुंचा गया। नफ़रत की एक तेज़ लहर बरसों बाद बिया मामी के लिए उनके दिल से उठती रही, पर अब कुछ सालों से इस नफ़रत भरे एहसास पर एक नर्म मुलायम सा जज्बा हावी होने लगता था। वो लोग जो फारिया के लिए पहली मुलाकात में ही प्रपोज़ल दे गए थे, महज एक दिन के वक्फे से ही उन्हें भी अपने घर मदऊ कर गए। इस वक्त तो मुरव्वतन कोई कुछ नहीं बोला, मगर अब फ़ोन पर इन लोगों से माजरत करने का इरादा था। फारिया जी तो बड़ा हंगामा खड़ा करेंगी मना करने पर, क्यों सानिया? सानिया अपने कमरे में कम से कम वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी। ज़्यादातर वो नानी के कमरे में ही रहती, जहाँ काशान की मुदाखलत का अंदेशा ना होने के बराबर रहता था। मगर जब भी कमरे में होती, दोनों बहन यही मौजू छेड़े बैठी रहती। कितना भी ज़ोर लगा लें, अब्बा के सामने किसी की नहीं चल सकती। वो अपने असूलों से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। फारिया जी को तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। मदीहा को बड़े मामू की फरासत और ज़ोर बाजों पर पूरा यकीन था। बड़ी मामी रात गए तक फारिया जी के कमरे में बैठी रहती। घर का ये पहला मामला था जिसमें नानी अम्मी की मुशावरत ज़रूरी नहीं समझी जा रही थी। अगले दिन की सुबह जाने ना जाने के बारे में भी फैसला हो गया। बड़ी मामी का ख्याल था कि सबको कम अज़ कम एक बार उन लोगों के घर चले जाना चाहिए, फिर भले इनकार कहलवा दिया जाए कोई भी बहाना करके। ये तरीक़ाकार फारिया को कुछ ना कुछ मुतमईन करने के लिए कर रही थी। नानी को बहुत बुरा लगा। जब हमें नहीं करनी सो नहीं करनी, इस सारे ड्रामे का मतलब। इन्हें असल सूरत हाल का अंदाज़ा ही नहीं था, जबकि बड़ी मामी फारिया के मुँह से सब कुछ साफ साफ सुन चुकी थी। सो सारा दिन कमज़ोर से कमज़ोर जवाज़ नानी को मुतमईन करने के लिए पेश करती रहीं। वो मुतमईन हुई या नहीं, बहरहाल खामोश ज़रूर हो गई। खुद जाने की हामी तो अब भी नहीं भरी, मगर इन लोगों के जाने पर अपना इतराज़ वापस ले लिया था। वो बड़े मामू के रवैये से थोड़ी ठिठक रही थी, जो अभी तक अपने मकबूल आम जलाली मोड में नहीं आए थे। मगर सानिया को इस पर हैरत नहीं थी। इन जैसे लोगों के असूल कायदे ज़माने के लिए कुछ होते हैं और अपने लिए कुछ और। घर पर सिर्फ सानिया और नानी रह गए थे। बड़े मामू अपने किसी मिलने वाले की तरफ चले गए थे। हादी से बात करने के लिए ये मौका सबसे बेहतर था। पिछले चंद दिनों से वो जितनी बेचैन और ख़ुद से शर्मिंदा हो रही थी, इसे दूर करने के लिए आखिर कुछ तो करना चाहिए था। नानी के कमरे में झांका तो वो असर की नमाज़ शुरू कर चुकी थी। नमाज के बाद अपनी तस्बीहात शुरू कर लेती थी। उनके सलाम फेरने तक का इंतज़ार करने की खातिर सामने वाले बरामदे में आई तो सामने सीढ़ियों पर हादी खड़ा था। उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर उभरी, फ़ौरन ही गायब हो गई। मैं आज जा रहा था रात की ट्रेन से, दादी को खुदा हाफिज़ कहने आया था। अपनी बात कहकर वो सीढ़ियों के साथ वाली दीवार पर फैले मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों को देखने लगा।
सानिया मुंतज़िर निगाहों से इसे देखेगी कि शायद वो कुछ और भी कहे, मगर वो इतना लाताल्लुक़ सा दिखाई दे रहा था कि सानिया को एक बार सोचना पड़ गया कि इससे मदद की दरख्वास्त करना सही होगा या नहीं। नानी नमाज़ पढ़ रही हैं, तुम उनके कमरे में बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं सही हूँ। वो अभी तक बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ा था। और तुम भी अपना जो काम कर रही हो कर लो, मैं बस दादी से मिलने के लिए 5 मिनट के लिए आया हूँ। सानिया को मालूम था इतनी रुखाई का मुजाहरा क्यों कर रहा है। बड़ी मामी ने इसके हवाले से बिया मामी को भी काफ़ी कुछ कह सुन डाला था। कुछ ना कुछ तरमीम करके उन्होंने हादी को भी ताकीद की होगी, मगर इस सब में इसका क्या कसूर निकलता था। खामोशी का ये वक्फा ज़रा तवील होने लगा तो हादी को इसकी तरफ देखना ही पड़ा। प्लीज़ सानिया, हम लोग तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते, और वो भी अपनी वजह से। तुम्हें अगर प्रॉब्लम होती है तो बेशक तुम अब्बा के पास आना भी छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं हूँ तब भी मत आओ। मैं इन्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊँगा। ताकीद, दिलासा, तसल्ली। सानिया के चेहरे पर फैली अफसरदगी इससे बहुत कुछ कह गई। वो हल्के से मुस्कुरा दी। निहाल मामू को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। तुम इन्हें कराची ले जाओगे ना, तो मैं भी वहाँ भी कभी ना कभी पहुँच ही जाऊँगी, समझे। आज जब वो जा ही रहा था तो क्यों बेबुनियाद रंज भरी बातों का बोझ इसके साथ हो। यही सोचकर इसने फिल वक्त बड़ी मामी और काशान की तंग नज़री पर 2 हर्फ भेजकर ख़ुद को बिल्कुल हशाश बशाश जाहिर किया। हादी बेचारा जो बिया मामी से 2-4 बातें सुनकर शर्मिंदगी से 2-4 रंज में मुब्तला था, मुतमईन हुआ। बहरहाल चेहरे पर फैली संजीदगी में कमी ज़रूर वाक़ई हुई। नानी कितनी देर में नमाज़ पढ़ लेती हैं, मेरा मतलब है देर लगती है तो मैं दोबारा। हादी, निहाल मामू से मेरे अब्बा का एड्रेस मालूम करने में मेरी मदद करो प्लीज़। सानिया ने उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था, और ये दरख्वास्त जो अभी अभी पेश की गई थी हादी के लिए बड़ी गैर मुतवक्के थी। क्या कह सकता था वो, तसल्ली के 2 हर्फ भी नहीं। यहाँ इस घर में कोई इनका नाम भी सुनना गवारा निकलता, और मैं अब इन्हें ढूंढ कर रहूँगी। वो मुझसे इस तरह कैसे लाताल्लुक़ हो सकते हैं, मुझे नहीं यकीन आता। वो जहाँ कहीं भी होंगे इन्हें मेरा ध्यान तो रहता ही होगा ना। हादी जो चुपचाप इसकी शक्ल तके जा रहा था, इसकी बात के इख्तिताम पर खुद ब खुद इसका सर इस बात में हिल गया। इस आखिरी बात की तरदीद भी नहीं की जा सकती थी। सानिया बड़ी पुरजोश सी हो रही थी। इतने दिन से जो गुबार दिल में जमा था, इसकी नक्कासी के लिए हादी से बेहतर सामने कोई दूसरा हो भी नहीं सकता था। घर वालों की बेरहमी के ज़ुमरे में दाखिल होती बेहिसी और जीते जागते इंसानों को पल पल मरते रहने की अजियत बख्शने वाले असूल और कायदे, वो इन सब के मुतालिक कितना सोचती थी, ये उसके एक एक लफ्ज़ से साफ ज़ाहिर हो रहा था। नादानस्तगी में ही सही, वो हादी को बहुत सी ऐसी बातों से आगाह करती जा रही थी जिससे बचाए रखने के लिए अब तक सही की जा रही थी, और दरमियान में इसे एक बार भी नहीं टोक सका। और हादी, ये जो बड़े मामू और अम्मी वगैरह कहते हैं ना कि मेरे अब्बा जान लोगों से पैसा लेकर बाहर के किसी मुल्क चले गए, इस पर मुझे 1% भी यकीन नहीं आता। जो लोग अपने सगे खून को किसी गरीबी की हालत में डालकर सुख की नींद सो लेते हैं, वो मेरे अब्बा को इस फराग दिली से इतना पैसा कैसे दे सकते हैं। जहाँ निहाल मामू की माजूरी के 12 बरसों में एक व्हील चेयर नहीं दिला पाए, वहाँ लाखों रुपया किसी गैर शख्स को कैसे। आवाज़ इसके गले में फंसने लगी तो वो ज़रा खामोश हो गई। हादी चुपचाप इसके झुके सर को देखे गया। और मुझे मालूम है मेरे अब्बा ऐसे हो भी नहीं सकते। निहाल मामू ने ख़ुद मुझसे कई बार कहा है कि वो बहुत असूल पसंद बागैरत शख्स थे, बल्कि हैं। वो कैसे जलाल मामू से मेरे बदले में पैसे वसूल कर सकते थे। वो यहीं कहीं है। हादी प्लीज़, इन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। सामने के कमरे से नानी ने शायद हादी की झलक देख ली थी। उनकी आवाज़ पर दोनों को चौंकना पड़ा। प्लीज़ हादी, इन 2 अल्फाज में बड़ी गहरी इल्तिजा थी। हादी को ऐसा लगा जैसे इस छोटी सी लड़की की दरख्वास्त को ठुकराना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और जबकि वो इसकी मदद कर भी सकता हो। कुछ फ़ैसले मज़ीद मोहलत तलब नहीं थे, मगर मसलहत तलब ज़रूर थे। तुम फ़िक्र ना करो सानिया, मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कर दूंगा। तुम इतना परेशान मत हो। बड़े मजबूत लहजे में इसे तसल्ली का सिरा थमाकर नानी के कमरे की तरफ चला गया। नानी से मिलकर वापस जाते हुए हादी ने सोचा कि अगर आज इसकी मुलाकात सानिया से नहीं हो पाती तो वो कभी बहुत से मामलात को इतनी गहराई और सच्चाई से जान पाने के काबिल ना हो पाता। ये कुछ अनजानी से आरामदेह ज़िंदगी जो वो मिर्ज़ा चचा और अब्बा की मोहब्बतों के तुफ़ैल गुजारता आ रहा है, इतनी काबिल रश्क हरगिज़ भी नहीं है। नानी के कमरे का दरवाज़ा बड़ी देर से बंद था। सानिया ने बेचैनी से न जाने कौन सा चक्कर लगाया। काशान घर पर था और इसकी मौजूदगी में कई माह से ख़ुद को नानी के कमरे तक महदूद रखती थी। क्या हुआ, कमरा खुला? जैसे इसने अपने मुश्तरका कमरे में कदम रखा, बुशरा का बेताबी भरा सवाल कानों से टकराया। वो सर नफ़ी में हिलाती दीवार के साथ बिछी
कुर्सी पर बैठ गई। क्या होगा सानिया, मुझे तो सच बहुत डर लग रहा है। दोनों बहनें फिक्रमंद नज़रों से उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी पेशगोई पर आगे के मंजरनामा का दारो मदार हो। सानिया को हंसी आते आते रह गई। होगा ये कि पाँव ऊपर करके इत्मीनान से बैठे हुए इसने बारी बारी इन दोनों की शक्ल देखी कि जल्द ही धूमधाम से फारिया जी की शादी उन्हीं बुलंद इकबाल से हो जाएगी जिसमें इतने जत्नों से सब हज़ार कीड़े निकाल चुके हैं। और बस ये बहस कई दिन से जारी थी और ये जवाब किसी को भी नहीं पसंद आया था। इस वक्त भी दो एतराज़ फ़ौरन ही सामने आए। एक तो इन साहब का नाम बुलंद इकबाल नहीं बल्कि सफदर बशीर है, और दूसरे ये कि अब्बा हरगिज़ भी नहीं मान सकते, वो अपने असूलों पर जमे रहने वाले इंसान हैं। सानिया के इत्मीनान में अभी भी कोई कमी नहीं आई। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बुलंद इकबाल मैंने मुहावरतन कहा है, फारिया जी से शादी के बाद सफदर साहब का इकबाल बुलंदी की जानी परवाज़ करेगा या नहीं। आज जिस शख्स के पास 2 टके की नौकरी भी नहीं है, इसे 14-15 हज़ार रुपये कमाने वाली बीवी मिल जाए तो इसकी खुशकिस्मती पर किसी को रश की आएगा। और रही बात तुम्हारे अब्बा की, तो इनके असूल अब तक इसलिए सही सलामत चले आ रहे हैं कि इनका इत्तलाक दूसरों पर करते आए हैं। अब पहली बार उनकी अपनी ज़ात इन्वॉल्व हुई है तो पहली मरहले पर गहरी दरार पड़ चुकी है, वरना ये बात इतने दिन हरगिज़ भी नहीं चल सकती थी। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। सानिया की तरदीद तो की मगर जोश जज्बा अब कहीं नहीं था, बस यूं ही मरे मरे अल्फाज में। आज इस सिलसिले का आखिरी फ़ैसला मुतवक्के था। फारिया जो ख़तरनाक किस्म का प्रेशर घर वालों पर डाल रही थी, सभी के इल्म में था। इतने सालों से अपना पैसा खुद कमाने के इन्हें 2 फ़वाइद हासिल हो चुके थे। पहला खुद एतमादी, दूसरा घर वालों पर एहसान अजीम। इतने सालों से आप लोगों पर खर्च कर रही हूँ, अब आगे जाकर उस पर कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जॉब तो मुझे करनी है, यहाँ भी और वहाँ भी। सफदर बशीर की बेरोज़गारी के सबब उठने वाले सबसे बड़े एतराज़ को उन्होंने मिनट भर में बेअसर किया था। नानी का कमरा खुलने में अभी नामालूम कितनी देर थी। यहाँ वक्त ज़ाया करने से बेहतर था कि मामू के पास चलकर बैठा जाए। अपना इरादा जाहिर करते हुए वो उठने लगी तो मदीहा एकदम पूछ बैठी, यह हादी नहीं आया बहुत दिन से, कब तक प्रोग्राम है आने का? पिछले महीने तो होकर गया है, इतनी जल्दी जल्दी ऑफिस से छुट्टियाँ कहाँ मिल सकती हैं। सानिया को इसके सवाल पर थोड़ी सी हैरत तो हुई थी, ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग इसी तरह एकदम मुकाबले तवज्जा होने लगते हैं। बाहर निकलते इसने सुना मदीहा बुशरा से कह रही थी, कितना शानदार लड़का है हादी, ख़ानदान में कहीं भी इसका रिश्ता देंगे तो लोग सर आँखों पर कबूल कर लेंगे। हमारे अब्बा मालूम नहीं किन वक्तों की दुश्मनी संभाले बैठे हैं। सानिया को अजीब सी कैफियत ने आ घेरा। मालूम नहीं कौन खुशकिस्मत थी जिसे हादी जैसे मजबूत किरदार और काबिल लड़की की ज़िंदगी में आना था। निहाल मामू के घर में उनके करीब रहने की खुशी को हासिल करना था। कुछ बातों पर ज़्यादा या कम सोचना सिरे से नई मुश्किलें खड़ी करने का सबब बन सकता था। किचन की सीढ़ियों से उतरते हुए वो काशान को देख चुकी थी। वो मस्कीन से अपनी बाइक धुलवाने में मसरूफ़ था। बड़े खुशकिस्मत है तुम्हारे निहाल मामू, जिनसे मिलने के लिए अब तुमने अब्बा के घर में मौजूदगी को भी खातिर में लाना छोड़ दिया। वो मस्कीन को छोड़कर इसके साथ साथ चलते हुए बोला। सानिया पूरी तरह अनसुनी करते हुए ठीक अपने सामने देखते हुए चलती चली गई। काशान के चेहरे पर फैली खबासत के डर से बचने के लिए यही तरीका बेहतर था। बात का जवाब देना भी गवारा नहीं है अब तो। अच्छी तरह समझता हूँ किसकी शह पर ऐसा। शादा, सानिया ने इतने ज़ोर से आवाज़ दी कि वो सारा शुगल छोड़ छाड़ भागी चली आई। ये इतने पत्ते जो नीचे फैले हुए हैं अच्छी तरह साफ़ करके जाना और पाइप लगाकर थोड़ा सा छिड़काव भी ज़रूर कर देना, आज बहुत मिट्टी उड़ रही है। काशान को उम्मीद नहीं थी वो इसे इस कदर गए गुजरे अंदाज में ट्रीट करेगी। शाद और मस्कीन की मौजूदगी का डर ना होता तो वो इस गुस्ताखी को यूँ बर्दाश्त करने पर मजबूर नहीं होता। सानिया ने जब बिया मामी के सहन में कदम रखा तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। निहाल मामू सामने छोटे से बरामदे में व्हील चेयर पर बैठे थे। हादी की पहली तनख्वाह पर जो सबसे पहली चीज़ घर में आई थी वो यही थी। वो इत्तेफाक से बिल्कुल फारिग बैठे थे। सानिया के अंदर आते ही उनकी नज़र सीधी उसके चेहरे पर गई। क्या हुआ, कोई ख़ास बात, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो एकदम मुसर हो गए। सानिया ने 2-1 बार तो इन्हें टालना चाहा। इसकी आंखों में चमकते हुए आंसुओं को कैसे झूठ बोल सकते थे। निहाल मामू से इस किस्म की बात करना उसके लिए आसान नहीं था, सो गोल मोल से लफ्ज़ों में इतना ही कह सकी, काशान का बेहुदापन आजकल को ज़्यादा ही तरक्की पर है। इस छोटे से जुमले के मायने मतलब वाज़े थे। वो कुछ खामोश से होकर सोच में गुम होने लगे। फिर सानिया ने मौज़ू ही बदल दिया। फारिया की शादी के सिलसिले में आज जो टेंशन अरूज पर पहुंची हुई थी इसका जिक्र छेड़ दिया। बिया मामी भी आ बैठी, पर निहाल मामू यूं ही उलझे से बार बार किसी सोच में गुम हो गए।
सानिया को अफसोस हुआ, नाहक उनसे काशान का जिक्र किया। किसी काम से उठकर किचन में आई तो वहाँ प्लेटों में कुछ बिस्किट, नीमको वगैरह निकली रखी थी। हादी की जॉब के बाद से घर में खुशगवार सी तब्दीली हर बात में महसूस होना शुरू हो चुकी थी। एक बिस्किट मुंह में रखते हुए इसने वहीं से पूछ डाला, कोई आया था? बिया मामी? हाँ आया, सनोबर आई थी, काफ़ी देर बैठ कर गई हैं। सानिया ने कोई तबसरा नहीं किया। ख़ानदान वालों ने बड़े मामू की नज़रों से बचते बचाते निहाल मामू के घर का रुख करना शुरू कर दिया था। पर यह आपा सनोबर, जो अम्मी और मामू की सगी चचाजाद बहन थी, बड़ी मामी की ख़ास सहेली थी। मालूम नहीं जो बड़ी मामी ये इतला सुने तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। बिया मामी उनकी बेटियों के बारे में बताने लगी जो साथ ही आई थी। निहाल मामू की नज़र यूं ही इस तरफ उठी तो इसे खामोशी से फर्श पर नज़रें जमाए ये सारी तफसील सुनते देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। हादी को घर मिल गया सानिया? वाकई मामू? इसके चेहरे पर खुशी का तासुर बड़ा बेसाख्ता था। वो तफसील बताने लगे। हादी को एक बड़े मैकेनिकल यूनिट में जॉब मिली थी। उनकी अपनी कॉलोनी थी। इंजीनियर्स के लिए वक्फ घरों में से एक हादी को मिल गया था। मिर्ज़ा और वो अभी चंद दिन पहले वहाँ शिफ्ट हुए हैं। मिर्ज़ा चचा भी? सानिया को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। और वो उनका घर और दुकान? बिकवा रहा है हादी। दुकान तो इसने पहले ही बंद करा दी। आजकल में दोनों चीज़ों का सौदा हो जाएगा इंशाल्लाह। मिर्ज़ा चचा ने अपने छोटे से 2 कमरों के पोर्शन में जिस तरह एक कमरे में छोटी सी करियाने की दुकान खोलकर अपने और हादी के जीने का सामान किए रखा, सानिया के इल्म में था ये। मिर्ज़ा तो किसी कीमत पर अपनी दुकान बंद करने पर राज़ी नहीं हो रहा था, पर हादी के सामने उसकी एक नहीं चल पाई। अब देखो ना, भला इसकी सेहत और उम्र इस काबिल रह गई कि बस मेहनत ही किए चला जाए। अब तो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत लेना इसका हक़ बनता है। मैंने भी हादी को अच्छी तरह समझा दिया कि इस आदमी का कोई बहाना ना सुनना। सानिया को मिर्ज़ा चचा पर बड़ा रश्क आता था, जिसके लिए मामू हादी दोनों की मोहब्बतों का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी गिरती हुई सेहत पर फ़िक्रमंद से लहजे में निहाल मामू कुछ कह रहे थे कि सानिया को चुपके से ख्याल ने आ घेरा। और इसके अब्बा, आखिर वो कहाँ होंगे? इनको भी इस उम्र में कोई ख्याल रखने वाला दरकार तो होगा। मालूम नहीं उनके पास कोई होगा भी या नहीं। हादी कब तक आने का कहकर गया मामू? कुछ बेचैन सी होकर इसने पूछा। पिछली बार वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही आया था और वादा करके गया था कि अगली बार इसके अब्बा से मुतालिक सारी मालूमात इसे पहुँचाएगा। शाम रात में तब्दील होने लगी थी जब वो वहाँ से आने के लिए उठी। दरवाजे तक पहुँची कि निहाल मामू के आवाज़ पर रुक गई। बिया, तुम सानिया को छोड़ कर आओ, और सानी बेटा रात के वक्त अकेले मत आना यहाँ। बिया मामी तो इस नई हदायत पर कुछ हैरान सी हुई, मगर सानिया को मालूम था वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिया मामी, मेरे अब्बा ने कभी तो कोई राब्ता किया होगा जब वो आप लोगों से इतना करीब थे, पर कैसे एकदम अलग हो गए और निहाल मामू से और आपसे भी अलग हो गए। ये जो कुछ जान लेने की धुन इस पर सवार हुई थी, आम के दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए फिर एक सवाल बनकर होंठों पर आ गई। बिया मामी ने ज़रा गौर से इसका चेहरा देखा। बार बार एक ही सवाल, बहाने बहाने से एक ही जिक्र। बिया, क्या खौफ था जो इसके अपने असल पनाहगाह की तलाश में हलकान किए दे रहा था? मेरा दिल इन बातों पर क्यों नहीं यकीन करता जो अम्मी और बड़े मामू हमेशा से उनके ख़िलाफ़ करते आए हैं। वो जिन्होंने मेरे बदले में बड़े मामू से पैसा लेना मंजूर कर लिया, मेरे दिल से उनकी मोहब्बत क्यों नहीं मिट जाती आखिर? वो बिया मामी का चेहरा तकने लगी। इसलिए बेटा कि इन सारी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए सबसे काबिल फ़ख्र सरमाया है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने वालों को हाथ थाम कर रोशनी में लाने वाले की ख़ता ज़माना आसानी से माफ़ नहीं करता। राह गुम करदा को रास्ता बताने का चलन ही नहीं है। यहाँ तो मजबूर को ज़िंदगी भर मजबूर, फिर मजबूरी का तौक अपनी गर्दन से उतारने की भी इजाज़त नहीं, और ना ही ताइब के लिए माफ़ी का दर खुलता है। और हाँ, वो एक पल के लिए रुकें। बहुत सी बातों का फ़ैसला ख़ुद वक्त करता है। ये फ़ैसला भी हो ही जाएगा। किचन की सीढ़ियाँ सामने थी और बिया मामी को यहीं से पलट जाना था। इन्हें वक्त बे वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, ख़ास तौर पर बड़े मामू की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। सानिया जब अंदर पहुंची तो वही खुशखबरी मुंतज़र थी जिसकी तवक्को थी। मदीहा किचन में चाय बना रही थी। फ़ौरन इत्तला दी। बड़े मामू न सिर्फ राज़ी हो गए बल्कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते में शादी की तारीख रखने का फ़ैसला भी कर चुके हैं। सानिया ने सोचा, फ़ैसला कैसा? बड़े मामू को तो सिर्फ फ़ैसले की तौफ़ीक करनी थी, सो उन्होंने कर दी। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी घर में बड़ा उकताहट भरा सन्नाटा फैला हुआ था। नानी और अम्मी अपने कमरे में थीं, रंजीदा और नाखुश। समझ में नहीं आ रहा बड़े भैया किस तरह मान गए। भले से फारिया सारी उम्र इस घर में बैठी रहती, इन्हें झुकना नहीं चाहिए था। जब वो कमरे में आई तो अम्मी नानी से कह रही थी। सानिया के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। यहाँ सबको बड़े मामू के असूल पसंदी पर बड़ा ही नाज था।
सिर्फ एक वही थी जो उनकी खुदगर्जी को कभी असूल पसंदी का नाम ना दे सकी। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे और शादी बिल्कुल सर पर आई महसूस हो रही थी। घर वाले घर से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स में क़याम पजीर थे और काम थे कि फिर भी नहीं सिमट पा रहे थे। फारिया ने दर हकीकत सबको चकरा रखा था। जेवर, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक का सामान, किसी भी शय की गवाही, क्वालिटी और तादाद इन्हें मुश्किल से ही मुतमईन कर पाती। बस चलता तो कोहिनूर का हीरा भी किसी ताज वगैरह में जड़वा कर साथ ही ले जाती। नानी ने और बातों पर तो कम मगर जेवरात की तादाद पर कई बार हैरत का इजहार किया। ये बड़ी दुल्हन ने इतना सोना कब में ख़रीद कर रखा? सहबा कुछ खबर है? बेटी से कई बार पूछ चुकी थी। सहबा इतनी लाइल्म थी जितनी कि नानी, और इन्हें परवाह भी नहीं थी। जिन बातों के बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता था जब वो वकूफ़ पजीर हो रही थी, इन छोटी मोटी बातों पर कैसी हैरत। अभी चंद दिन पहले बड़ी मामी यहाँ इस कमरे में बैठी कह रही थी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी फारिया का जहेज़ देखकर। देखना किस तरह हाथों हाथ ये ख़ानदान मेरे बच्चों के रिश्ते मांगेगा। बहुत सी खुशफहमियाँ असल में गलत फहमियाँ होती हैं, मगर ये पता बाद में ही चलता है। सानिया कभी कभार तो साथ चली जाती, पर मुस्तकिल घंटों फिरना बेसुध था। सो कोशिश ये होती कि घर की जिम्मेदारियां अपने सर लिए रखे। इस सारी फैमिली से कोई भी अच्छी उम्मीद ना होने के बावजूद वो ये तासुर हरगिज़ भी नहीं देना चाहती थी कि वो फारिया की शादी पर नाखुश है। मगर अम्मी और नानी बदस्तूर खफा सी थीं। किसी भी चीज़ में उनकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। 2-4 बार तो बड़ी मामी ने बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद वो बाज़ार से आकर सीधी या तो अपने कमरे का रुख कर लेती या फिर फारिया के कमरे का। बेटियां उनके नक्शे कदम पर थीं। नानी के कमरे को घर में जो हेड ऑफिस वाली अहमियत हासिल थी खुद ब खुद ख़त्म हो गई। घर में वाज़े तौर पर 2 ग्रुप तश्कील पा रहे थे। बड़े मामू को सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था। वो घर में रहते भी कम थे और होते भी तो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारते। हाँ, रात के खाने के बाद जब वो हस्बे मामूल कुछ वक्त नानी के कमरे में आकर बैठा करते तो बड़ी मामी भी सारे ज़रूरी काम छोड़कर वहाँ आकर बैठ जाती। अपनी तमाम तर मनमानियों में आज़ाद होने के बावजूद इन्हें सहबा की तरफ से ख़तरा ही रहता। ना मालूम कब बड़े मामू को सिखा पढ़ा दें। इस वक्त भी सब नानी के कमरे में थे। बढ़ती हुई महंगाई, अखराजात आजकल बड़ी मामी का पसंदीदा मौजू था। मकसद एक होता था कि बड़े मामू की तरफ से रुपए की तरसील में कोई ब्रेक ना आने पाए। नानी जो अब तक सारे मामलात से लाताल्लुक़ से महसूस हो रही थी, एकदम ही पूछ बैठी। बड़े अरसे से मुंशी फ़िदा हुसैन नहीं आए। जिन लोगों को निहाल वाले बागों का ठेका दिया हुआ है वहाँ से इस साल पैसे की वसूली हुई या नहीं? कुछ तो मालूम करो। और सहबा के नाम वाली बिल्डिंग है, इसके किराए के मुकदमे का क्या बना? कितने साल गुजर गए? मेरा मशवरा मानो, वकील तब्दील कर डालो। बड़े मामू कुछ हड़बड़ा से गए। इन सारे सवालों के जवाब में हज़ार रंजिशें थीं। उन्होंने झट अपना पसंदीदा हरबा आज़मा लिया। मेरे सर भी हज़ार जिम्मेदारियाँ अम्मा। ये छोटे छोटे मसले कहाँ तक देखता फिरूं? हो जाऊं इस शादी से फारिग, फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। आज नानी पर उनकी नाराज़गी का कोई असर नहीं हुआ। पहले से भी बढ़कर इत्मीनान भरे लहजे में बोली, मैं भी यही चाहती हूँ तुम्हारे ऊपर से जिम्मेदारियाँ कम हो जाएं। सहबा वाली बिल्डिंग का कुछ नहीं तो 25-30 हज़ार महीने का किराया तो बन ही जाएगा, मगर इतने साल से 2 पैसे भी नहीं मिल पा रहे। किसी ने 1-2 वकील बताए हैं जो जायदादों के मुकदमात लड़ते हैं। कल सहबा को ले जाकर उनसे मिल लेती हूँ। तुम सारे कागजात निकाल कर मुझे ला दो। और जहाँ तक निहाल के बागात का सवाल है, निहाल के बागात कैसे अम्मा? आप भी हद करती हैं। इतने सालों में इसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है इन बागों की जो अभी भी वो निहाल के हैं? सब भूल गई। कितना पैसा इस औरत के पीछे इसने बर्बाद किया, फिर इसी की वजह से मंसूर अहमद से पीछा छुड़ाने के लिए कितना देना पड़ा। सहबा ने बेसाख्ता ही पहलू बदला। जलाल मामू का सुर्ख व सफ़ेद चेहरा गुस्से में सुर्ख हो जाता था, मगर आज वो कैफियत तारी नहीं हुई थी। वो और भी बहुत कुछ कहते रहे पर कुछ भी नया नहीं था। नानी मालूम नहीं सुन भी रही थी या नहीं। बहुत अरसे से कुछ बातें गहरी खलिश बनकर सताने लगी थी। उनके इख्तलाफात ज़्यादा बढ़े हुए थे, सो रंज भी ज़्यादा हो रहा था। सहबा हो या सानिया, मेरी ज़िंदगी में दोनों मुझसे अलग नहीं हो सकती। सोच रहा हूँ फारिया की शादी के साथ सानिया और काशान का निकाह भी हो जाए। रुखसती तो बाद में होती रहेगी, मुझे भी कुछ सुकून मिलेगा। सहबा के मामलात इसके दामाद के स्पुर्द कर दूंगा। ये जाने और वो जाने। खुलकर मुस्कुराते बड़े मुख्तलिफ लग रहे थे। ना कोई राय, ना मशवरा, बग़ैर किसी रस्मी कार्रवाई के सारा मामला खुद ब खुद तय हो रहा था। बड़ी मामी ने इस घर में अपनी इससे ज़्यादा हतक पहले कभी महसूस नहीं की थी। इन दोनों बहन भाइयों के मुस्कुराते चेहरे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होने लगे। तो वो अभी आती हूँ कहकर बाहर चली गई।
नानी और सहबा दोनों ने महसूस किया बड़ी मामी आजकल जिन हवाओं में परवास कर रही थी वो धड़ाम से नीचे आ गिरी थी। नानी का तो पता नहीं, निहाल ने अगर इतना पैसा कभी किसी वक्त निकाला भी था तो वो आखिर कहाँ गया, कभी नज़र क्यों नहीं आया। उनका मामूली रहन सहन, बिया मामी के हाथ में कांच की सस्ती सी चूड़ियाँ और निहाल मामू के दसियों बार के धुले हुए घिसे हुए कॉलर कफ वाले सूट एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी क्यों सुनाते थे। बड़े मामू बोलते बोलते ज़रा रुके। ये इंक्वायरी जो इस वक्त शुरू हुई थी अचानक ही, इसको फौरी तौर पर बेअसर करने के लिए एक अछूता आइडिया इन्हें अभी अभी सूझा था। और कोई ज़रूरत नहीं आपको या सहबा को वकीलों के पास धक्के खाने की। मुझे नहीं पसंद मेरी बहन बेकार के मसलों में उलझे। सहबा से बढ़कर मुझे कोई भी अजीज़ नहीं, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी। बड़ी मामी के लिए ये वक्त बड़ा ही कठिन होता था जब वो इनके मियाँ, बहन और माँ को इन पर एलानिया तरजीह दे रहे होते थे। इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, इसके अजाले के लिए शायद उनके भाई इस कदर पुरजोश हो रहे थे। मेरा तो जो कुछ भी है काशान का है, प्रॉपर्टी पर कोई और लड़की ऐश करे मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बल्कि काशान क्यों, सानिया ही के नाम सब कुछ कर दूंगा, ज़रा इस शादी से फारिग को लेने दें। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि सहबा के सारे गिले मिटते हुए महसूस हो रहे थे। इन्हें अपने भाई से मोहब्बत भी बहुत थी और जो बड़ा नुकसान इनके हिस्से में आया था वक्त के आगे निकल जाने के बाद इसके बारे में सोचकर हसास होना बिल्कुल भी दानिशमंदी नहीं था। हाँ, बस नानी थी जो बड़ी पुरसोच निगाहों से बड़े मामू की शक्ल तके जा रही थी। शाम के ढलते घर में खुशकुन हंगामा जागने लगता। सारा ख़ानदान एक शहर में जमा था। बहुत लड़कियां इकट्ठी हो जाती और साथ में फारिया की कुलीग, शादी के जोड़े, दूसरी अशिया पैक की जाती। गानों की प्रैक्टिस होती, साथ में लंबी सी गपशप। रात गए तक मेहमानदारी चलती। बिया मामी धुले हुए बर्तन लेकर किचन में आ गई। सानिया चाय का बड़ा पतीला चढ़ाए चूल्हे के आगे थी। कोई इतना गहरा ख्याल था कि उसे उनकी आमद की भी खबर ना हुई। इन चंद दिनों में उसके चेहरे पर जल्दी छा गई थी। वो इनका दिल हौलाई दे रही थी। सानी, उन्होंने हल्के से पुकारा तो वो चौंकी। जी मामी। हटो, मैं चाय बना देती हूँ, तुम जाकर लड़कियों के पास बैठ जाओ। नहीं, आप जाकर बैठें, मैं बना कर ला रही हूँ, वो जल्दी से बोली, जिस हजूम और कहकहों से घबरा कर यहाँ पनाह लेने चली आई थी। बिया मामी की मोहब्बत पर दोबारा वो वापस भिजवा रही थी। आजकल किचन ही गोशा आफियत था इसका। हर एक ही यहाँ का रुख करते हुए घबराता था। ट्रे में कप सेट करने लगी। बिया मामी ऐसी इधर उधर की कोई बात करने लगी, वैसे ही जैसे कभी वो रंजीदा देखकर करने लगती। मगर चंद मिनट में इन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं। तुम्हारे मामू याद कर रहे हैं, किसी वक्त उनके पास चली जाना। जानती थी ये बात जो ज़रूर सुन लेगी। हुआ भी यही। एक उदास सी मुस्कुराहट पल भर के लिए उभरी और इस बात में सर हिलाते हुए चाय कपों में डालने लगी। बिया मामी को इसकी खामोशी से आजकल घबराहट होने लगी थी। अब तो इसने हादी के आने के मुतालिक पूछना भी छोड़ दिया था, जो कराची में ही जमा बैठा था। या अल्लाह, कोई तो हो जो इन सब को इस अहमकाना हरकत से बाज रखे। वो आजकल दिल में बार बार दुआ करती थी। वजह सिर्फ सानिया की गहरी उदासी थी, वरना तो सारे ख़ानदान के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। बड़े मामू अपनी मोहब्बतों का सबसे बड़ा सबूत ये रिश्ता कायम करके दे सकते थे। सानिया अगर निहाल मामू के गले लगकर धुआंधार आंसू ना बहाती तो बिया मामी यकीनन यही सोचकर खुश हो लेती कि सानिया कम से कम हमेशा इसी घर में नज़रों के सामने तो रहेगी। पर वो तो ना खुद खुश होने पर तैयार थी, ना दूसरों को अपनी खुशी में खुश होने की इजाज़त दे रही थी। कल का दिन बीच में था। परसों शाम सानिया का और काशान का निकाह था और फारिया की रस्में मायूं। आज 6 घंटे बाजार में फिरकर बड़ी मामी और उनकी बेटियां सानिया के लिए जो निकाह का जोड़ा और जेवर का सेट लाई थी वो एकदम फजूल थे। जोड़े का आउटडेटेड काम और जेवर का हल्कापन गुस्सा दिलाने के लिए दोनों बातें काफ़ी थी। सहबा भी खूब बोली। बड़ी मामी ने जाहिर है जानबूझकर ऐसा किया था। सो जवाब देने के लिए वो भी तैयार थीं। बात बढ़ने लगी। घर पर बड़े मामू भी नहीं थे, मगर काशान था। दोनों चीज़ें इसे भी अच्छी नहीं लगी। इस रिश्ते में 100% इसकी खुशी और मर्ज़ी शामिल थी। सो वो भी बड़ी मामी की मुखालफत में बोलना शुरू हो गया। मियाँ तो कभी मेरे हुए ही नहीं, ये अभी से हाथों से निकल गया। आखिर तुम बाप बेटे। बड़ी मामी के रंज की कोई इंतहा नहीं थी। अभी से पहर थी और शुक्र है कि कोई बाहर का शख्स घर में नहीं था। सानिया कोई शोर शराबे से वहशत होने लगी, चुपके से बाहर निकल आई। किसी चीज़ के अच्छे बुरे होने से फ़र्क क्या पड़ता था। बिया मामी से मिलने वाले पैगाम के बाद भी वो निहाल मामू की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। सीढ़ियों से चबूतरे पर उतरते हुए इसे पूरा यकीन था कि आज आखिरी बार है जब वो निहाल मामू से यूँ आज़ादी से मिल सकती है। आगे का जो तकलीफ़ दे दौर अब सर पर खड़ा था, इसमें तो इनका नाम लेने तक की इजाज़त नहीं मिलनी थी।
काश वो इस सारे मंजर को बदल पाती। कोशिश तो करना चाहती थी पर कोई साथ देता तब ना। आंखों में तेजी से उभरते पानी से सामने का मंजर धुंधलाने लगा। दरख्तों के झुंड के पीछे से निकलकर कोई आ रहा था। आम के इस सबसे पुराने और घने दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठी सानिया को घुटनों में मुंह छुपाकर ज़ारों कतार रोते हुए चंद मिनट तो यकीनन गुजर ही गए थे। और हादी ने इन चंद मिनटों को ज़िंदगी की तवील तरीन घड़ियाँ बनते महसूस किया था। वो जब से आई थी इसे एक रफ्तार से आंसू बहाई चली जा रही थी, बिना एक लफ्ज़ कहे या सुने बगैर। हादी ने 2-3 बार इसे मुखातिब करने की कोशिश भी की मगर बेकार। सानिया प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। बहुत नरमी और आजिज़ी से उसके सामने बैठे और फिर पुकारा। इस बार इसने धीरे से सर उठाया और बजाय हादी की तरफ देखने के इसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर हादी के बढ़ते हुए हाथ की तरफ देखा। बहुत गैर इरादी तौर पर इसने अपना हाथ सानिया के सर पर रखा था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ये कुछ होना शुरू हो जाएगा, वरना मैं इतने दिन इसके सर से अपना हाथ खींचकर इसने सफाई में कुछ कहना चाहा पर वो बहुत तेज़ी से इसकी बात काट गई। लेकिन मुझे था अंदाज़ा, नहीं यकीन, यही कुछ होगा। यहाँ इन लोगों के रहमो करम पर ज़िंदगी गुजारने के बाद मेरे साथ इसके अलावा कुछ और हो भी क्या सकता था। इसीलिए कहा था, तुमसे दरख्वास्त की थी। इस वक्त जब वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, गले में फंसे आंसू रुकावट बनते जा रहे थे। बात अधूरी छोड़कर हथेली से भीगे चेहरे को साफ करने लगी। हादी अपने ऑफिस की सख्त रूटीन और काम के बेपनाह प्रेशर के बावजूद एक लफ्ज़ भी नहीं कह पा रहा था। जो दुख फिल वक्त सानिया झेल रही थी, इसके आगे सारे जवाब बिल्कुल ही हल्के और बेहकीकत से लगने लगे थे। तुम निहाल मामू की ज़िंदगी की वाहिद किरण हो हादी। मैं तुम पर अपनी परेशानियों का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मैंने तो सिर्फ, मगर मैं तो चाहता हूँ और चाहता रहा हूँ। हादी बैकटक इसकी तरफ देखते हुए सोचे गया। तुम्हारी एक एक परेशानी, एक एक रंज को दूर करने के लिए ज़मीन पर अपने कदम मजबूती से जमाने में ही लगा रहा। और अब कितना कुछ था इसके पास जो ना कहा गया और ना सुना गया। मैंने अपने अब्बा को इसीलिए ढूंढना चाहा थी। वो होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि सब। एक पल के लिए रुककर इसने हलक में फंसे आंसुओं को नीचे उतारा। अपने सारे खूनी रिश्तों के बीच रहकर भी तन्हाई का सेब किस तरह जकड़ता है, हादी को कभी इसका ख्याल तक नहीं आया था। इसके ख्याल में तन्हाई सिर्फ वही थी जो इसके अब्बा ने झेली या मिर्ज़ा चचा ने। पर आज वो दोनों सानिया के मुकाबले में ज़्यादा खुशकिस्मत महसूस हो रहे थे, जिनके पास गिनती की सही यानी मोहब्बतें थीं। तो वो होते तो मुझे बचा लेते हादी, और अब कभी ज़िंदगी में आए भी तो क्या। बड़ी बेचारगी से उसने एक हाथ को हल्की सी जुम्बिश दी। चलो अंदर चलकर अब्बा के पास बैठते हैं। उसने इसे बहलाना चाहा मगर वो उठ खड़ी हुई। इस वक्त नहीं हादी, देर हो रही है, वहाँ अंदर तो मेरी ढूंढियाँ पड़ चुकी होगी। तुम कराची से कब आए? चलते चलते वो यूं ही मुड़कर पूछने लगी। आज ही। इसने सुन लिया, बोली कुछ नहीं। आज इसने वो सवाल भी नहीं दोहराया था जिसके लिए वो हादी की शिद्दत से मुंतज़िर थी। सानिया एकदम ही ज़ोर से पुकारा और तेज़ कदमों से चलता हुआ इसके पास आकर खड़ा हुआ। सामने किचन की खिड़की खुली हुई थी। शायद कोई अंदर हो भी, मगर इस वक्त किसी की भी परवाह नहीं की जा सकती थी। सुनो, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही। सानिया जो इसके आवाज़ देने पर हैरान थी, हल्के से मुस्कुरा दी। इस फैमिली के तीनों अफराद दूसरों का दिल रखने की आदत पर कभी काबू नहीं पा सकते थे। अगला दिन मसरूफियत भरा था। सानिया के लिए जो दूसरा जोड़ा और जेवरात आए थे देखने वाले थे। बड़े मामू खुद जाकर लाए थे और साथ में सहबा भी। बड़ी मामी की तो मुस्तकिल किरकिरी हो रही थी। उनकी नाखुशी तो समझ में आ रही थी, मगर शाम ढलते ढलते सहबा जो एकदम खामोश सी हो गई थी। ये सख्त हैरत वाली बात थी। घर मेहमानों से भरता जा रहा था। नानी के कमरे में एक कज़न सानिया की मेहंदी लगाने में मसरूफ़ थी। सहबा ने मालूम नहीं कितने ही चक्कर इस कमरे के लगा डाले। बस यूं ही कनखियों से सानिया को देखती और वापस चली जाती। नानी सब कुछ नोट कर रही थी। रात गए जब कुछ फुर्सत हुई तो उन्होंने तन्हाई पाते ही सबसे पहला सवाल यही पूछा। सहबा कुछ देर तो इन्हें देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, अम्मा आप सानिया का निकाह मनसूख करा दें प्लीज़। नानी जो नीम दराज थी एकदम उठकर बैठ गई। जितनी खुशी से वो दोनों बहन भाई इस रिश्ते की तकमील में सरगर्दां थे, इसको देखते हुए बड़ी हैरत अंगेज़ फरमाइश थी। वो वजूहात जानने पर इसरार करने लगी। इसी वक्त बिया मामी कमरे में आई। आजकल इन्हें यहीं के काम निपटाते आधी रात हो जाती थी। वो नानी से कुछ बात करने लगी तो सहबा फिर किसी गहरी सोच में डूब गई। जो कुछ उन्होंने आज इत्तफाकन सुना था, अम्मा को बताकर इन्हें इस उम्र में इतना बड़ा गम पहुंचाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बड़े मामू के कमरे से मुल्हका छोटे से कमरे में आज वो महज कहीं जगह न मिलने पर ज़रा सुकून से असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी।
दोनों कमरों के दरमियान दरवाजे पर पर्दा पड़ा रहता था। मालूम नहीं कब से क्या बहस जारी थी। उन्होंने तो बस इतना सुना था कि वो जो मंसूर अहमद के नाम पर इतनी भारी रकम अम्मा से लेकर तुम्हें दी थी, जिसका ये सैरों सोना तुमने ख़रीद कर रखा, वो तुम्हें याद नहीं? सानिया का एक सेट क्या आ गया, क़यामत ढा रखी है तुम माँ बेटियों ने। वो सख्त तैश के आलम में बड़ी मामी से मुखातिब थे। सहबा की जायदाद का किराया है और निहाल के बाग, जिनकी आमदनी से सारे तुम लोगों के ऐशो आराम बरकरार हैं। यहाँ तो जो कुछ था तुम्हारे बेटे की आवारगी की नज़र हो गया। 2 दफ़ा तो कितनी भारी ज़मानत करवानी पड़ी है। तुम ज़रा होश के नाखुन लो। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो समझो फिर सब के सब। आगे सुनना हिम्मत से बाहर हुआ जा रहा था। बग़ैर नमाज पढ़े बाहर निकल आई, मगर बड़े मामू के कहे अल्फाज थे, डरावनी शक्लें बनाकर डरा रहे थे। बिया ये हादी कहाँ है? आज दिन भर नज़र नहीं आया। नानी को हादी से मोहब्बत थी। उनकी तमाम तर बेनियाजी बरतने के बावजूद ये बात सभी समझते थे। आज वो थोड़ा मसरूफ़ है अम्मा। दरअसल मिर्ज़ा भाई पहुँचे हैं आज की फ़्लाइट से, वही जिनके यहाँ हादी रहता था। नानी ने पूछना ज़रूरी समझा। इन्हें मिर्ज़ा के आने के बजाय हवाई जहाज़ से आने पर हैरत हुई थी। लो भला यूं ही गरीब मस्कीन सा शख्स, वो बुड़बुड़ाई। जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो कुछ ऐसे ही तासुर देती थी। अंदर कमरे में आते हुए सानिया ने भी ये इत्तला सुन ली थी। वो सहबा की तरफ देखते हुए बोली, सहबा तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, हो सके तो अभी आकर मिल जाओ। सहबा ने कुछ हैरत से पैगाम सुना। निहाल भाई की तरफ वो महीनों नहीं झांकती थी, पर इस वक्त दिल का आलम कुछ और ही था। मैं आऊँगी, निहाल भाई से कह दीजिएगा। बहुत नरमी के साथ की गई इस यकीन दहानी ने बिया मामी के चेहरे पर चमक सी पैदा कर दी। वो बाहर चली गई तो सानिया उनके पीछे पीछे निकल गई। कमरा खाली हुआ तो सबसे अहम मसला फिर से सामने आ खड़ा हुआ। जलाल कभी नहीं मानेगा इस निकाह को टालने में। तुम्हें इसकी आदत का अंदाज़ा नहीं है क्या? ज़रा सी बात में क़यामत का बर्पा कर देता है वो तो। नानी घबराई जा रही थी। तुम खुद सोचो, सारा ख़ानदान कल इस निकाह में आ रहा है, किसको क्या जवाब दिया जाएगा? लोगों के सवाल जवाब को छोड़ें अम्मा, मुझे सानिया से बढ़कर कोई अजीज़ नहीं। मैं खुद जवाब दे दूँगी लोगों को। जब तक काशान के बारे में मेरा इत्मीनान नहीं होगा मैं। बात अधूरी छोड़कर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। सच्ची बात थी भी यही। इन्हें बड़े मामू की लालची तबीयत से ज़्यादा रंज काशान के बारे में जानकर हुआ था। तो बेटा ये बातें तो पहले सोचने की थी। या आज वक्त के वक्त कौन सा आकर सारी कथा सुना कर गया तुम्हें? इन्हें सहबा ने फ़िलहाल सिर्फ काशान की सोहबत के बारे में मुतला किया था। बाकी तस्वीर फारिया की शादी के बाद के लिए उठा रखने का सोचा था। फिर अभी बुलाकर बात कर लो जलाल से। नानी बिलाखिर फैसला कुन मूड में आ गई। मगर सहबा उठते हुए बोली, मैं पहले निहाल भाई से मिला हूँ। आपसे बात करते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे। नानी ने हैरत से एक निगाह उन पर डाली और दूसरी घड़ी पर 3:15 बजने को थे। सुबह चली जाना, अब तो सो गया होगा। नहीं अम्मा, वो ज़रूर जाग रहे होंगे, मैंने कहलवा जो दिया था। आज इन्हें निहाल मामू के इंतज़ार में बैठे होने के ख्याल ने बेचैन किया था। वो जिनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बस अपनों के इंतज़ार में ही गुजरी थी, इन्हें इतना वक्त गुजर जाने के बाद एहसास हुआ था कि पसंद की शादी को इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि वो घर और तमाम घर वालों से अलग कर दिए जाते। मगर गलती तो हो गई थी। दरमियानी हिस्से में तेज़ लाइटें रोशन रहती थी। निहाल मामू के पोर्शन तक पहुँचते पहुँचते इन्हें नदामत का बड़ा भारी बोझ कांधों पर महसूस होने लगा। तन्हाई, महरूमी, बेबसी, जो कुछ इन्हें अपनों की तरफ से बख्शा गया वो बाद में एहतराम लेते रहे, एक लफ्ज़ शिकवे का किए बगैर। आज इसी भाई का कमज़ोर सहारा इन्हें गनीमत लग रहा था। सामने कमरों की लाइट्स रोशन थी और निहाल सामने व्हीलचेयर पर बैठे दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। आओ साहबी, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगी। बिया ने मुझे बता दिया था। शफीक सी नर्म आवाज़ अपने अंदाज़े दुरुस्त होने पर बड़ी मासूम सी खुशी के साथ बोले। सहबा शर्मिंदा से आगे बढ़ी तो बरामदे में कदम रखते ठिठक गईं। यहाँ कोई और भी था, किबले की तरफ रुख किए बैठा हुआ। उन्होंने कुछ उलझन से महसूस करते हुए ज़रा गौर से देखना चाहा। जब भी इस बैठे शख्स ने सलाम फेरा, ये मिर्ज़ा मंसूर अहमद थे। वो जो दिल में हज़ार उलझनें, हज़ार शर्मिंदगियाँ लिए यहाँ आई थी, वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि बहुत से अज़ाले इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मुमकिन होते हैं। कैसी हो सहबा? मंसूर अहमद ने हल्के से पूछा। एक उदास सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर भी थी और आंखों में भी। वो यकटक देखे चली गई। मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ मंसूर। तुम जैसे आवारा बदचलन शख्स को मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहूँगी। तुम्हारा यही आखिरी एहसान होगा मुझ पर और मेरी बेटी पर। बड़े भैया के कहे अल्फाज उन्होंने किस सफ़ाकी से इस शख्स के कानों में उंडेले थे, इन्हें आज भी याद था। ज़िंदगी मजाक ही तो बन गई थी।
आंखें बंद करके भाई पर एतबार करने से और हासिल वसूल कुछ भी नहीं था। किस बेदर्दी से इस भाई ने सारे मान और एतबार तोड़ डाले, जिसके लिए अपनी ज़िंदगी के सुनहरे साल गंवा दिए। दूरी, तन्हाई और बेबसी। वो पहली बार खुली आंखों से हालात का तज्जिया कर रही थी। तुम्हारी बात का पास तो ज़िंदगी भर करता, मगर सानिया के लिए आना पड़ा। अभी भी ना आता तो खुदा के आगे मुजरिम ठहरता। वहाँ की आजमाइश। निहाल मामू ने बहन की आंखों से गिरते नदामत के आंसुओं को बड़ी तमानियत भरी मुस्कुराहट के साथ देखा, और फिर करीबी कुर्सी पर बैठे बैठे सोए हुए हादी को, जिसने ज़िंदगियों को आसान करने की ठानी थी। बेजा खौफ, नुकसान पहुंचा देने वाली अना और खौफजदा करने वाले रिश्तों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके, अपनी भी और दूसरों की भी। ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। फिर से आऊँगी किसी खूबसूरत से नावल के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।